नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। एक बार फिर से हम आपके लिए लेकर आए हैं द जेसी शो और हमारे साथ मौजूद हैं भारत 24 के सीईओ और एडिटर इन चीफ डॉक्टर जगदीश चंद्र और फर्स्ट इंडिया के सीएमडी और एडिटर इन चीफ। वैसे तो डॉक्टर जगदीश चंद्र को मैन ऑफ प्रेडिक्शंस कहा जाता है। 2024 का साल बहुत ही खुशमिजाजी के साथ बीता। कई ऐसी उपलब्धियां भारत के नाम रही और कम से कम 15 से 20 ऐसे प्रेडिक्शंस डॉक्टर जगदीश चंद्र की तरफ से सामने आए जो कि सच साबित रहे हैं। अब नए साल में उम्मीदों के साथ एक बार फिर से हम एंट्री लेने वाले हैं। ऐसे में साल 2025 राजनीतिक लिहाज से, रणनीतिक लिहाज से और साथ ही आर्थिक मजबूती के लिहाज से और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व को देखते हुए 2025 की भविष्यवाणियां क्या रहेंगी। मैन ऑफ प्रेडिक्शंस डॉक्टर जगदीश चंद्र के साथ एक बार फिर से शुरुआत करते हैं। सर, सवाल साल 2025 के लिए, आने वाला 2025 कैसा रहेगा प्रधानमंत्री मोदी के लिए? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए 2025 का वर्ष एक चमत्कारिक वर्ष होगा। एक चक्रवर्ती राजा की तरह वो राज करते रहेंगे। 140 करोड़ लोगों के दिलों पर राज करते रहेंगे। अक्टूबर 2025 तक यूक्रेन और रशिया के बीच युद्ध विराम समझौता होगा, जिसका श्रेय ट्रंप और पुतिन के साथ उस श्रेय का एक बड़ा हिस्सा नरेंद्र मोदी के खाते में जाएगा। भारत और संसार में कई ऐसी घटनाएं होंगी नरेंद्र मोदी से जुड़ी हुई, जिनके कारण से एक बार फिर ये नैरेटिव बनेगा कि मोदी है तो मुमकिन है। सर, साल 2025 में प्रधानमंत्री मोदी का जो एजेंडा है वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर, वो कितना आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? वो आगे बढ़ेगा। एजेंडा लंबा है। एक्चुअली तो 2034 से ये स्कीम लागू होनी है, ये एक्सपेरिमेंट लागू होना है। लेकिन अब जेपीसी बन गई है और जेपीसी का अध्यक्ष एक बड़े योग्य अनुभवी व्यक्ति, अभी सांसद हैं पीपी चौधरी, उनको बनाया गया है। वो सभी लोगों को विश्वास में लेकर चलते हैं। ऐसी आशा है कि नरेंद्र मोदी के सुपरविज़न में या यूँ कहिए कि कंसल्टेशन में जेपीसी के जो अध्यक्ष हैं वो अपना काम ठीक से पूरा करेंगे 2025 में। और ऐसी संभावना है कि सब कुछ अगर ठीक ठाक रहा तो 2025 के अंत तक जेपीसी की रिपोर्ट आ जाएगी। इसके बाद सवाल है 2/3 बहुमत का, जो अभी सरकार के पास न तो लोकसभा में है और न राज्यसभा में है जी। लोकसभा में अभी एनडीए है 292 और चाहिए बहुमत 363 का, 70 सीटों का डिफरेंस है। राज्यसभा में 231 की टोटल स्ट्रेंथ है, तो उसमें एनडीए है 118, चाहिए 154, वहाँ भी गैप है। लेकिन आप जानते हैं अमित शाह की रणनीति को, वो असंभव को संभव करते हैं। जब लोकसभा और राज्यसभा में बहुमत जुटाने का मामला आता है, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो 2025 के अंत में या 2026 के शुरुआत में जब मोदी और अमित शाह मन बना लेंगे तो मुझे भरोसा है कि बहुमत भी वो किसी न किसी तरह से जुटा लेंगे और इसका पहला चरण जो है कानून का वो पास होगा। फिर इसकी प्रक्रिया शुरू होगी और करते करते 2034 तक निश्चित तौर पे मेरा ऐसा मानना है कि कानून लागू हो जाएगा। विरोध तो है और कई बड़े राजनीतिक दल विरोध कर रहे हैं। 7 राज्य सरकारें ऐसी हैं साउथ की, स्पेशली केरल, तमिलनाडु एंड ऑल दिस, कर्नाटक, जिन्होंने लिखित में विधानसभा में यह प्रस्ताव पास करके इसका विरोध किया है। लेकिन ये तो प्रक्रिया की बात है, ये सब राजनीति में चलता है। मुझे भरोसा है कि नरेंद्र मोदी का ऐतिहासिक प्रयोग जो एक नए युग की शुरुआत होगा लोकतंत्र के इतिहास में देश के, वो 2026 की शुरुआत में बहुमत जुटाएंगे लोग और उसे पास कराएंगे, ऐसा मेरा मानना है। जी सर, क्या भारत में होने वाले चुनाव से जो प्रवासी भारतीय हैं उनके मतदान का जो मोह है वो क्या भंग होता हुआ नजर आ रहा है? वो कहता है कि यूटिलिटी ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स एक रूल है नेचर का जो है। नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने थे 2014 में तो लोगों में बहुत उत्साह था। 2019 तक उत्साह बना रहा। 1 लाख लोग वोट डालते थे प्रवासी। इस बार 2024 का चुनाव आया तो 3000 लोगों ने कुल वोट डाला वहाँ पे जो है। तो रुचि घट रही लोगों की। उन्होंने मान लिया कि नरेंद्र मोदी तो स्थायी हैं, तो एक रूटीन मान लिया उन्होंने कि नरेंद्र मोदी तो प्रधानमंत्री हैं ही, हम वोट डालेंगे तो भी ठीक है, नहीं डालेंगे तो भी ठीक है। उनका एक भरोसा है सिस्टम के अंदर जो है, तो रुचि लोगों की घट रही है। दिस इज़ ऑल, नथिंग मच इम्पॉर्टेंट। सर, आपने अमित शाह जी का जिक्र किया, उनको ट्रबल शूटर के नाम से भी जाना जाता है।
प्रधानमंत्री के ट्रबल शूटर भी हैं। तो आपको क्या लगता है कि गृह मंत्री अमित शाह का 2025 का आभा मंडल कैसा रहने वाला है? और साथ में सर सबसे बड़ी चुनौती मणिपुर सामने खड़ा है, उसके साथ छत्तीसगढ़ का जिक्र करें, मिजोरम का जिक्र करें, तो आपको लगता है कि 2025 में अमित शाह कंट्रोल कर पाएंगे उग्रवादियों को, या वहाँ पर जिस तरह की स्थिति है उसको कंट्रोल कर पाएंगे? पहला सवाल तो है कि आभा मंडल कैसा रहेगा। आभा मंडल वैसा ही रहेगा, 24/7 जो आदमी काम करता है उसका आभा मंडल वैसा ही रहता है। और ख़ास बात यह है कि हर लड़ाई को पहले कागज़ पे कमरे में बैठ के जीत लेते हैं, फिर मैदान में जाते हैं। उनका क्रम, उनकी ये क्रेडिट कहना चाहिए या श्रेय जो है वो आगे भी जारी रहेगा। और बिहार का चुनाव आपके सामने है। मुझे ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी के जो ओजस्वी भाषण होंगे बिहार के चुनाव में, उनका लोकप्रिय चेहरा होगा और अमित शाह की रणनीति होगी, तो निश्चित तौर पे इस बार जो है अक्टूबर-नवंबर में अगर चुनाव जल्दी होते हैं तो उससे पहले आप ये मानिए वहाँ जो है भाजपा की सरकार बनेगी, भाजपा का मुख्यमंत्री होगा। और उस रणनीति का, ग्राउंड रियलिटी का जो बहुत बड़ा हिस्सा है श्रेय का, वो अमित शाह के खाते में जाएगा। अब जहाँ तक मणिपुर और मिजोरम और छत्तीसगढ़ की चुनौतियों का सवाल है, लॉ एंड ऑर्डर की, तो अभी तक का अमित शाह का इतिहास ये रहा है कि वो जिस चुनौती को हाथ में लेते हैं उसे पूरा करते हैं। 370 चमत्कारी चुनौती थी, उसे उन्होंने पूरा किया। आप देखिए अब छत्तीसगढ़ में उन्होंने कहा है कि मार्च 2026 तक मैं ख़त्म कर दूंगा यहाँ उग्रवाद जो है। मुझे भरोसा है कर सकते हैं वो, क्योंकि वो प्लान से बात करते हैं, खाली भाषण के लिए बात नहीं करते हैं। रही बात मणिपुर मिजोरम की, तो एज ए स्ट्रैटेजी उन्होंने 2 आर्मी से जुड़े लोगों को वहाँ लगा दिया है, आर्मी और होम डिपार्टमेंट से जुड़े हुए। अब आप देखिए मिस्टर भल्ला थे, होम सेक्रेटरी रहे काफ़ी समय तक, उनको ज्ञान है, उनको वहाँ मणिपुर का राज्यपाल बनाया है। और एक्स आर्मी चीफ जो वीके सिंह हैं उनको मिजोरम का राज्यपाल बनाया है। दोनों गवर्नर क्लोज कोऑर्डिनेशन में काम करेंगे, डायरेक्टली होम मिनिस्ट्री के कोऑर्डिनेशन में काम करेंगे। और पहले से ही देखा जाए तो इनडायरेक्टली होम मिनिस्ट्री ने मणिपुर का कंट्रोल अपने हाथ में लिया हुआ है। मुख्यमंत्री सेरेमोनियल है, हटाने में दिक्कत ये है कि अगर हटाते हैं तो दूसरी कास्ट के लोग नाराज़ होते हैं, नहीं हटाते हैं तो ये नाराज़ होते हैं। कास्ट का इंटर कास्ट झगड़े में नहीं पड़ के सरकार ने एक मध्यम मार्ग निकाला है कि ब्यूरोक्रेसी के थ्रू हालात को कंट्रोल किया जाए। तब वहाँ जो 10 कंपनियाँ लगाई गई नई फौज की, वहाँ पे जो है उसमें चीफ मिनिस्टर को नहीं पूछा गया, डायरेक्टली होम डिपार्टमेंट काम कर रहा है। तो मुझे पूरा भरोसा है कि अमित शाह के डायरेक्ट सुपरविज़न में ये जो राज्यपाल वहाँ काम करेंगे और जो स्टेट की मशीनरी काम करेगी, तो ये इशू सॉर्ट आउट ये लोग कर लेंगे, ऐसा मुझे भरोसा है। सर, जनवरी 2025 में नड्डा के स्थान पर आखिर कौन बन सकता है भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष? देखिए, वो अध्यक्ष का तो ये है कि नड्डा जी कार्यकाल कई बार बढ़ा है और अध्यक्ष की सूची अगर देखें तो संगठन के तौर पे अगर ये कहा जा सकता है कि जनवरी के अंत में या फरवरी के फर्स्ट वीक में जो है भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा होगी, चुनाव होगा। इन ए वे 50% राज्यों के संगठनात्मक चुनाव होना ज़रूरी है, वो हो जाएंगे। 7 राज्यों के बीजेपी चीफ बदले जा रहे हैं, वो एक डिफरेंट इशू है। लेकिन कुल मिला के सारा प्रोसेस पूरा करके जनवरी एंड या फरवरी के फर्स्ट वीक में नया अध्यक्ष भाजपा का आपको मिलेगा। कई प्रकार के नाम चर्चा में हैं। आप देखिए मनोहर लाल से लेकर भूपेंद्र यादव तक चर्चा में, रघुवर दास से लेकर के और धर्मेंद्र प्रधान तक के नाम चर्चा में हैं। लेकिन न जाने क्यों मुझे ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री का मन अभी भी जेपी नड्डा पे ही रुका हुआ है। उन्हें लगता है कि पार्टी के लोग इनके साथ कंफर्टेबल हैं और इनके कार्यकाल में पार्टी ने सारे चुनाव जीते हैं, तो क्यों नहीं एक और लंबा एक्सटेंशन दिया जाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि पार्टी के संविधान को खंगाला जाएगा, नड्डा के वापसी एक्सटेंशन की संभावनाएं तलाश की जाएंगी। और अगर ऐसा हुआ तो कोई आश्चर्य नहीं कि नड्डा को एक और बड़ा एक्सटेंशन मिल जाए। और पिछली बार मैंने कहा था कि पिछले 1 वर्ष से जेपी नड्डा जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर का जो इंटरनल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है उसका एक पार्ट बन चुके हैं एक तरह से, वेरी कंफर्टेबल विद द प्राइम मिनिस्टर। और जितना उनको प्रधानमंत्री आवास बुलाया जाता है चर्चा के लिए, कंसल्टेशन के लिए, तो शायद अमित शाह के बाद वही एक व्यक्ति हैं। तो कुल मिला क्या है कि प्रधानमंत्री निगाह में एक अच्छी टीम उनके आसपास है, अमित शाह, जेपी नड्डा। तो कोशिश करेंगे कि पार्टी चीफ के नाते वो कंटिन्यू करें, ऐसा मेरा मानना है। फिर देखिए मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी अल्टीमेटली क्या चर्चा करते हैं, क्या फैसला करते हैं। लेकिन डिसाइसिव से निश्चित तौर पर इसमें नरेंद्र मोदी का ही रहेगा। सर, मंदिर मस्जिद पर मोहन भागवत साहब का एक साहसिक बयान आया है और ऐसा लगता है कि इस बयान के बाद वो खुद कहीं ना कहीं समझ जो आ रहा है, दिख जो रहा है कि वो अलग थलग पड़ गए अपने ही संघ परिवार में या बीजेपी में। तो 2025 में इसको लेकर क्या प्रक्रिया नज़र आती है आपको? देखिए, अलग थलग अपेरेंटली लगता है कि पड़ गए हैं,
लेकिन देश की जनता के एक बड़े हिस्से का दिल जीत लिया उन्होंने। आज मुस्लिम वर्ग उनका कायल हो गया इस बयान के साथ में, और बहुत सारे हिंदू संस्कृति के निष्पक्ष लोग जो स्वतंत्र मानते हैं जिनको आप, वो सब उनके एक तरह से कायल हो गए कि क्या सा बयान दिया है। उनसे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा बयान देंगे हार्डकोर आरएसएस, हार्डकोर हिंदुत्व का व्यक्ति इस प्रकार का बयान देगा। तो एक तो पार्ट इसका ये कि उसके बयान की आउटसाइड आरएसएस के संतों के छोटे से हिस्से को छोड़ के आपका ये मेजॉरिटी देश में उनके बयान का स्वागत हुआ है, क्योंकि बहुत से लोग ये सोच रहे थे कि आखिर कोई तो एक सीमा होनी चाहिए, कोई तो एक रेखा लक्ष्मण होनी चाहिए जिसके आगे मंदिर मस्जिद का मुद्दा नहीं उठाएं। अभी उन्होंने कहा था कि ऐसा मत करिए कि हम हर मस्जिद में शिवलिंग ढूंढने चले जाएं। फिर पूना में भी उन्होंने कहा कि मंदिर मस्जिद का विवाद उठा के कुछ लोग हिंदुओं का नेता बनना चाहते हैं, ये किसी कीमत पर नहीं होगा। तो नेचुरली कुछ लोगों को बुरी लगी बात है। और आश्चर्य की बात यह है, संत तो ठीक है, कोई नहीं, 2, 4, 5, 10 एक कंपैरेटिवली बहुत कम संख्या है इस तरह के वोकल संत की जो राजनीति में थोड़ा इस तरह का रुचि रखते हैं। बाकी तो संतों का कोई रुचि नहीं है, मंदिर मस्जिद अपनी मंदिर की पूजा में उनका भगवान है, उनका सारी दिनचर्या है जो। लेकिन गंभीर बात यह है कि जो आरएसएस का मुखपत्र है ऑर्गेनाइज़र, उसने असहमति व्यक्त की इस बयान से, और उन्होंने कहा है इन ए वे कि हम इससे सहमत नहीं हैं, और धार्मिक स्थलों की जो पहचान है कि मंदिर था कि मस्जिद थी, ये काम तो जारी रहना चाहिए, क्योंकि इससे है ना जो सिविलाइजेशन जस्टिस मिलेगा, कल्चरल जस्टिस देश को मिलेगा। तो ये एक चिंता का विषय हुआ है। लेकिन कई लोगों को अब ये, कुछ एक लोगों को ये भी आशंका है कि फेस वैल्यू पे कहीं ये दोनों जो बयान है कंट्राडिक्शन के, ये किसी रणनीति का हिस्सा तो नहीं है आरएसएस की, तो वक्त बताएगा। लेकिन कुल मिला के भागवत के बयान की तारीफ़ होनी चाहिए, क्योंकि देश में शांति, सद्भाव और आपसी जो सांप्रदायिक एकता है वो बनी रहे, तभी नरेंद्र मोदी का विकसित भारत आगे बढ़ेगा। तो कुल मिला के उनका जो बयान है वो एक अच्छा प्रयास है। फॉर द टाइम बीइंग लगता है कि अलग थलग पड़ गए हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। पार्टी में जितने भी समझदार लोग हैं, आरएसएस में हैं, भाजपा में हैं, वो उनके बयान का समर्थन करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं खुद प्रधानमंत्री महसूस करते हैं कि बहुत सावधानी से इस कार्ड को खेला जाना चाहिए, क्योंकि इतनी संख्या में लोग हैं, 20 करोड़ हैं जितने हैं, तो अलग देश तो उनके लिए बन नहीं सकता, रहना तो यहीं है। इसलिए उतनी ही लक्ष्मण रेखा जाओ जितना संभव है, तार टूटे नहीं, उस दिशा में मोहन भागवत का बयान जो है एक आशा भरा बयान है, ऐसा मुझे लगता है। और 2025 में ये बात अगर और आगे बढ़ती है, सांप्रदायिक एकता की बात आगे बढ़ती है, इसका स्वागत किया जाना चाहिए। और सर 2025 में राहुल गांधी का क्या भविष्य देखते हैं आप? राहुल गांधी का भविष्य है कि राहुल गांधी बेसिकली तो वन मैन आर्मी है, अभी शायद छुट्टी पे गए हैं, हर आदमी को अधिकार है जाने का छुट्टी पे जो है। हालांकि भाजपा के लिए भी एक मुद्दा हो जाता है, किसी ने ट्वीट किया कि वो छुट्टी चले गए हैं, अच्छी बात है, कोई ख़ास बात नहीं, सभी जाते हैं। लेकिन क्या है कि राहुल गांधी के सामने जो विषय है वो ये है कि एक तो विद इन पार्टी चुनौती है उनके लिए, और एक आउटसाइड पार्टी चुनौती है। तो पहली चुनौती ये है कि जो हार हुई है हरियाणा की, महाराष्ट्र की, जम्मू कश्मीर की, और कुछ लोग जो हैं छोड़ के जा रहे हैं, तो ही इज़ इन आइसोलेशन एट द मोमेंट। विद इन पार्टी उनका आकर्षण, उनकी लीडरशिप, उनका महत्व जो है वो कम हुआ है। अल्टीमेटली है ना कि जीत के साथ ही सभी लोग रहते हैं। राहुल का व्यक्तित्व बना था भारत जोड़ो यात्रा के साथ, उम्मीद बंदी थी लोगों को, वो धीरे धीरे टूट रहा है लोगों का विद इन कांग्रेस जो भरोसा है। अभी यात्रा थी दिल्ली की, अजय माकन और देवेंद्र यादव की यात्रा थी, लोगों को उम्मीद थी राहुल गांधी आएंगे, यूथ उनको एक्सपेक्ट कर रहा था, वो वहाँ नहीं पहुँचे एक तरह से। तो विद इन पार्टी क्या है कि राहुल गांधी की पकड़ ज़रा मजबूत हो रही है, और पार्टी को जिसे कहना चाहिए पुनर्जीवित करना या एक तरह से री इन्वेंट करना पार्टी को, वो नहीं कर पा रहे हैं। और पार्टी के बहुत से लोगों का मानना ये है इस तरह से है कि राहुल गांधी, उनका इम्प्रेशन है इस तरह का कि यार वो सीरियस नहीं है, वो मतलब आदर्श की बातें करते हैं, मूल्यों की बातें करते हैं, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटीज़ की पॉलिटिक्स है, साम दाम दंड भेद की पॉलिटिक्स है, वो अपनाते नहीं हैं। और जब तक वो नहीं अपनाएंगे तब तक हम कैसे आगे बढ़ेंगे, ऐसा विद इन पार्टी एक व्यू एमर्ज हो रहा है। लेकिन लीडरशिप उनकी इंटैक्ट है। राहुल गांधी के अलावा कोई पार्टी का लीडर नहीं है, कांग्रेस पार्टी को वही लीड करेंगे। कांग्रेस चाहे 200 पे आए, चाहे 2 सीट पे आए, लीड वही करेंगे अगले 5 साल। मुझे उनके अलावा कोई दूसरा विकल्प कांग्रेस में खड़ा हो सामने वो नहीं है। और जहाँ तक रही बात वो जो मैंने कहा दूसरी चुनौती उनके सामने जो है
वो चुनौती उनके सामने है कि विपक्षी एकता का जो गठबंधन है, जिसका नेतृत्व मोर और लेस कर रहे थे, विपक्ष के नेता भी हैं जो है, उसको साथ लेके कैसे चलें। उसमें क्या होता है, सब लोगों को साथ लेके चलना पड़ता है, अकेला चलने से नहीं होता। वो साथ नहीं जोड़ पाए, बल्कि लोग छिटक रहे हैं। आप देखिए ना, ममता बनर्जी छिटक गई, अखिलेश यादव, लालू यादव, थोड़े पुराने मौजूद किस्म के लोग हैं, ये अलग हो गए। तो राहुल गांधी क्या पार्टी में भी थोड़ा सा एक मतलब से आइसोलेशन टाइप, और इधर पूरी तौर पे आइसोलेटेड महसूस कर रहे हैं। तो ये दो बड़ी चुनौतियां हैं जिनका सामना जो है उनको करना है। इस सारे घटनाक्रम पे एक बड़े ज्योतिष ने यह आशंका व्यक्त की है कि कहीं ऐसा न हो कि 2025 में राहुल गांधी की जो सदस्यता है, मेंबरशिप है, और जो ये LOP का जो पद है, लीडर ऑफ अपोजिशन का, कहीं ये चला नहीं जाए। ज्योतिष अपने हिसाब से कहते हैं, अभी सच है गलत है वक्त बताएगा ये। तो कुल मिला के चुनौतियों भरा वर्ष है। और जहाँ तक रही बात भाजपा की, तो भाजपा ने उसके लिए अपने नैरेटिव बदल दिया है। पहले पप्पू का नैरेटिव चलता था, यात्रा के बाद में नैरेटिव बदल दिया। उन्होंने कहा नैरेटिव काम नहीं कर रहा, इसकी म्याद पूरी हो गई है, अब नया नैरेटिव लेके आओ। नया नैरेटिव सामने आ गया, लोकसभा में घटना हो गई, धक्का मुक्की हो गई। राहुल गांधी की इमेज वो इस तरह का बना रहे हैं कि ये एक उच्छृंखल युवक है, मान लीजिए, इसकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, इसके कपड़े देखिए, बातचीत का देखिए, ऐसा उसको ऐसा पेंट कर रहे हैं कि जैसे एक होते हैं ना, इस तरह से इसका ऐसे ही हाथ पाँव चलाने वाला व्यक्ति जो है, ऐसी इमेज उसकी बनाने की कोशिश की गई है। और देखिए कि महिला नागालैंड की MP, वो क्या कह रही है, वो कह रही है कि धक्का मुक्की चल रही थी। तो हालांकि आम बात है धक्का मुक्की होना ऐसे संसद और प्रदर्शन में, लेकिन राहुल मेरे इतने करीब आ गई कि मैं अनकम्फर्टेबल हो गई। अलग अलग धाराओं में केस दर्ज राहुल गांधी के खिलाफ हुए हैं। आज रिकॉर्ड पे जो है राहुल गांधी के खिलाफ भी क्रिमिनल केसेस दर्ज हैं, इन ए वे जो है ये। तो कुल मिला क्या है, राहुल गांधी को बहुत सुधार की आवश्यकता है। अभी उसके सामने चुनौती बहुत बड़ी है, पार्टी के भीतर अपना नेतृत्व रीएस्टेब्लिश करने की, और जो खोया हुआ पद है, एक तरह से ऑलमोस्ट खोया हुआ पद है विपक्षी गठबंधन को लीड करने का, उसको पुनः प्राप्त करने की। तो लेट्स सी 2025 में क्या होता है। सर, एक और मसला है कि कांग्रेस में इस तरह की बातें निकल कर आ रही हैं कि ऑल इज़ नॉट वेल इन टर्म्स ऑफ सीनियर लीडर हैं KC वेणुगोपाल। खास तौर पे जो नॉर्थ इंडिया के वर्कर्स हैं, उनको लगता है कि वो साउथ के एक कम्युनिकेशन गैप है। तो आपको भी ऐसा कुछ सुनने में आया है 2025 के लिए KC वेणुगोपाल का प्लेसमेंट क्या होगा, क्या जानकारी सर आप? हाँ, कांग्रेस से कुछ लोग ये कहते हैं भाई सारी पावर इसमें जो है कम्युनिकेशन राहुल गांधी के साथ है, वो KC वेणुगोपाल के पास है। तो उनका कहना ये है कि राहुल गांधी का भरोसा जो ट्रेडिशनल लीडरशिप है, पुराने लोग हैं, उनमें कंपैरेटिवली थोड़ा कम है, उनसे कम बात करते हैं या ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं। ज़्यादा डिस्कशन जो है उनका जो सारा प्लान है वो KC की जो राजनीतिक सूझबूझ है, और दूसरे जो बेंगलोर वाले आपने नाम लिया, उनके जो मीडिया एडवाइज़र या इवेंट मैनेजर हैं, सारा उनका कैंपेन वगैरह बनाते हैं बेंगलोर में, उनका नैरेटिव होता है, उनकी स्कीम होती है सारी, और उसके बाद में KC के थ्रू ऑपरेट होती है। तो KC के प्रति जो पावर ऑफ सेंट्रलाइजेशन का एक बन गया है फीलिंग पार्टी के अंदर, उससे कुछ लोग नाराज़ हैं। पार्टी में अच्छे लोग और भी हैं, अजय माकन है, बहुत सुलझे व्यक्ति हैं, लेकिन सब लोग क्या है कि ज़्यादातर सभी इसमें जो रोल है, अजय माकन का अपना रोल है, ही इज़ वेल प्लेस्ड, लेकिन स्टिल लोगों का ऐसा महसूस करना है कि KC को पूरे उत्तर भारत की या राज्यों की जानकारी, अनुभव नहीं है, वहाँ की राजनीति की समझ नहीं है, इसलिए थोड़ा सा मन में ऐसा भाव आता है। तो राहुल गांधी को चाहिए कि नॉर्थ के लोगों को भी साथ रखे और सबको साथ लेके चले। सर, क्या 2025 में इंडी गठबंधन बिखर जाएगा, और क्या ममता बनर्जी को इंडी गठबंधन की कमान मिल जाएगी? देखिए, ममता बनर्जी वन मैन आर्मी अपने आप के अंदर, लेकिन यहाँ उनकी सीमाएं हैं सक्सेस होने की। तो 2025 में सबसे बड़ी चुनौती ममता के सामने ये, उन्होंने साफ कह दिया है मैं बंगाल नहीं छोड़ सकती। मतलब ये है कि इंडिया गठबंधन जो है ना, आउटसोर्स होकर बंगाल से चले तो चले, वो दिल्ली या और कहीं से नहीं चल सकता, जो फिजिबल नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है। आप देखिए, दूसरा उनकी सीमा क्या है, एक लो चलो में ही रहती हैं, वो जो है सबको साथ लेके नहीं चलती हैं वो। अब पिछली बार आप देखिए ना, कांग्रेस में थी शुरू में, तो लड़के अपनी अलग पार्टी बना ली, फिर भाजपा के साथ कुछ समय गए, फिर वहाँ से फिर कांग्रेस में आ गए, अब फिर कांग्रेस गठबंधन से अलग हो गए। तो वो जो इंस्टेबिलिटी है वर्किंग के अंदर वहाँ पे, उसमें सब लोग साथ नहीं चल सकते। और एक्चुअल में जो है ना, ममता का एक्चुअल इंटरेस्ट 2026 का चुनाव जीतना है। 15 साल की अब एंटी एस्टेब्लिशमेंट जो फीलिंग है वो है कि नहीं, अभी तो सब चुनाव जीती हैं वो, लेकिन उससे डर तो रहता है, इसलिए कोई बड़ा गेम प्ले करना चाहती हैं वो इस तरह से कि जिससे कुछ बड़ा हो। तो एक उनका भाव ये है कि अगर मैं इसकी कन्वीनर बन जाऊं या ऑल इंडिया
इसके ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष बन जाऊं तो बंगाल में जो वहाँ का जो है बांग्ला मानुष का जो गर्व है बढ़ेगा, लोग मेरे साथ होंगे, ऐसा उनका मानना है। हालांकि कोई ज़रूरी नहीं कि ऐसा हो। अभी क्या हुआ था, केसीआर का क्या हुआ देखिए हैदराबाद में, उसने अपनी तेलंगाना राष्ट्र समिति को भारत राष्ट्र समिति ऑल इंडिया पार्टी बना दिया, पिट गया। तो ये कोई ज़रूरी नहीं कि ममता उसमें कामयाब हो, लेकिन ममता के सामने चुनौती है। और दूसरा क्या, ममता का इनडायरेक्ट मैसेज ये भी है, मैं दिल्ली नहीं आ सकती। ये राहुल गांधी के लिए मैसेज है कि बात अभी तक पूरी ख़त्म नहीं हुई है, बात को बनाओ तो तुम वापस आ जाओ, संभालो, मैं तो बंगाल में रहती हूँ, मैं तो दिल्ली आ नहीं सकती जो है। तो ममता आगे चल के गठबंधन का नेतृत्व तो करे, संभावना कम है, एक आकर्षण सा बना रहेगा। लेकिन दुविधा क्या है, जो विपक्षी गठबंधन जो भी बनता है या बनेगा वो कांग्रेस के बिना बन नहीं सकता। और कांग्रेस में राहुल के साथ ये लोग कंफर्टेबल नहीं हैं, उसकी पॉलिटिक्स का जो स्टाइल है या उनकी टीम के लोग हैं उनके साथ कम्युनिकेशन में कंफर्टेबल नहीं है। तो अब ये एक बड़ी क्या कहना चाहिए, वो कैच 22 सिचुएशन है कि न तो गठबंधन कांग्रेस के बिना बन सकता है और कांग्रेस साथ बनने में कठिनाई है। सो लेट्स सी गठबंधन का क्या विषय है। इसीलिए मैं कहता हूँ नरेंद्र मोदी जो है ना, वो चक्रवर्ती सम्राट की तरह करते रहेंगे राज। सर, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार पर आखिर प्रधानमंत्री मोदी की भाजपा सरकार जो है वो कितनी ज़्यादा डिपेंडेंट है, और क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मार सकते हैं? देखिए, एक बात तो नोट करके रखिए, नो वन इज़ इंडिस्पेंसेबल फॉर नरेंद्र मोदी एंड अमित शाह। उनके पास हर स्थिति का विकल्प है, 100 विकल्प है, 5 विकल्प मैं भी जानता हूँ, कह नहीं सकता, लेकिन एक विकल्प तो सामने दिख ही रहा है ना। जब ज़रूरत पड़ेगी भुवनेश्वर एक फ़ोन जाएगा, एक व्यक्ति यहाँ से जाएगा, नवीन पटनायक से मिलेगा, ख़त्म, अगले दिन वो समर्थन कर देंगे। YSR का एक व्यक्ति जाएगा हैदराबाद, 7 सीट इधर आ जाएंगी, कोई कमी नहीं है। उनके तो आज हालत ये है कि अगर भाजपा के लोग भी कुछ छोड़ के चले जाएं एक पल के लिए, कोई इस्तीफ़ा हो जाए, कोई दुर्घटना हो जाए, कुछ हो जाए, तब भी उनको किसी की कमी नहीं है। वो इंडिपेंडेंट हैं। वो कहते हैं सार्वभौम सत्ता राष्ट्र है अमित शाह की भाजपा, नरेंद्र मोदी की भाजपा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उनको। और दूसरी बात क्या है, कोई छोड़ के जाने वाला नहीं है। वो समझदार व्यक्ति हैं, आंध्रा वाले जो है, उनको मालूम है कि मुझे अमरावती को राजधानी बनाना है, मुझे 8,000 करोड़ रुपये चाहिए और सेंट्रल स्कीम्स हैं। तो बिल्कुल आज्ञाकारी पुत्र की तरह जब नरेंद्र मोदी बुलाते हैं आ जाते हैं, जिस फंक्शन में बुलाते हैं वहाँ आ जाते हैं, गुजरात बुलाते हैं वहाँ आ जाते हैं। और अगर वो कहें कि NDA की बैठकों में बैठ के अमित शाह का समर्थन करना है इस अम्बेडकर पे, उसमें आ जाते हैं वो। और रही बात नीतीश कुमार की, उसके आसपास के जितने लोग हैं, नीतीश कुमार के आसपास के जो लोग मैटर करते हैं, चाहे वो संजय झा हैं या ललन टो हैं वहाँ पे, वो सारे के सारे बीजेपी के सहानुभूति हैं, बैकडोर एंट्री में बीजेपी के साथ हैं। वो लालू भी कहीं नहीं जा सकते। तो भाजपा के पास इसमें सरप्लस वोट हैं, आप यूँ मान लीजिए, भुवनेश्वर के और इसके YSR के। जब ज़रूरत होगी तब ले लेंगे उसको। तो नो थ्रेट फ्रॉम एनी ऑफ दीज 2 कोalition पार्टनर्स। सर, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करने में और मान सम्मान देने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो पहल की है उसे कैसे देखते हैं आप? ये उनका बड़प्पन है। पहली बार ऐसा हुआ कि एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर दूसरी पार्टी का प्राइम मिनिस्टर, एक जो राइवल या कॉम्पिटिटिव पार्टी उसके एक्स प्राइम मिनिस्टर के प्रति इतना मान सम्मान आदर दर्शाए। उन्होंने कहा ना, देखिए उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह जो है सादगी और ईमानदारी के प्रतिबिंब थे, आप देखिए। और उन्होंने कहा कि उन्हें ईमानदारी और एक अच्छे अर्थशास्त्री के रूप में देश हमेशा याद रखेगा। फिर अमित शाह ने कुछ ऐसी बात की कि उन्होंने महत्वपूर्ण जो मोहन भागवत बोले। और आप ये देखिए कि बिल्कुल नरेंद्र मोदी हैज़ ट्रेवल्ड एक्स्ट्रा माइल, ठीक है ना, टू सिंपैथाइज विद द लेट प्राइम मिनिस्टर। और पूरे देश में इसकी तारीफ़ हुई, नॉट ओनली पंजाबी समाज, अदरवाइज पूरे देश में लोकतंत्र की उदारता का जो उदाहरण है वो नरेंद्र मोदी ने पेश किया। उसका बड़ा अच्छा मैसेज गया है। और नरेंद्र मोदी क्या दूर की सोचते हैं। कोई आश्चर्य नहीं है कि 2 साल बाद आपको पता लगे कि मनमोहन सिंह का परिवार जो है उसमें से कोई एक व्यक्ति भाजपा के टिकट पे चुनाव लड़ रहा है। यू नेवर नो दैट वे। तो ये जो एक उनका जो उदारता थी नरेंद्र मोदी की, इसकी देश और विदेश में हर व्यक्ति ने तारीफ़ की है। विदेश में इसलिए कि मनमोहन सिंह अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति थे, चाहे रशिया हो, अमेरिका हो, लोग उन्हें जानते थे। उन्होंने देखा कि नरेंद्र मोदी एक्स प्राइम मिनिस्टर डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी का जो था उसको कितना सम्मान देते हैं, इससे मोदी का कद भी वहाँ बढ़ा है। दिस इज़ ऑल। सर, ये जैसे आपने भी बताया कि
भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की तरफ से स्वर्गवासी मनमोहन सिंह जी के लिए जो स्मृतियाँ थी, उदारता था या एम्पैथी थी, तो इन सब का फ़ायदा बीजेपी लेगी और ख़ास तौर पर दिल्ली के चुनाव हैं तो उसमें फ़ायदा मिलेगा बीजेपी को? देखो, फ़ायदा तो होता ही है इस तरह से। अब देखिए, मैसेज तो जाता ही है। अब दिल्ली के चुनाव में जो है, आप ये सोचिए कि बहुत बड़ा वर्ग सिख मतदाताओं का है, पंजाबी मतदाताओं का है। तो हालांकि उन्होंने जो मान सम्मान दिया, उदारता दिखाई, उसका टारगेट ही नहीं रहा होगा छोटा सा कि वे चुनाव में फ़ायदा लेना है, लेकिन सब्सिक्वेंट उसका जो इम्प्लीकेशन है तो उससे उसका फ़ायदा तो निश्चित तौर पर मिलता है। और इसीलिए कहा लोगों ने कि जो सहानुभूति थी वो भाजपा ने बटोर ली इसकी जो है, और कांग्रेस के लोगों को ऐसा लगा कि यार मनमोहन सिंह का जो सहानुभूति फैक्टर था ये तो बीजेपी वाले ले गए। और जो दाह संस्कार हुआ वहाँ जो लोग बैठे थे, जिस कतार के अंदर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, स्पीकर लोकसभा और सब लोग जो बैठे थे, तो कांग्रेस वालों ने कहा हमें तो ऐसा लग रहा है कि ये मनमोहन सिंह जो है ना बीजेपी के प्राइम मिनिस्टर थे और उनके परिवार में से किसी की मृत्यु हुई है, जो सब लोग वहाँ शोक व्यक्त करने आए हैं। दबे देखिए आप, तो ये तो फैक्ट है कि जो सहानुभूति फैक्टर था वो भाजपा ने इंसिडेंटली कह दीजिए वो ले लिया, उससे उन्होंने उसको, पर कांग्रेस को जो है मनमोहन सिंह फैक्टर का पॉलिटिकल बेनिफिट वो नहीं लेने दिया। इट्स ए मैटर ऑफ फैक्ट। सर, बीजेपी द्वारा मनमोहन सिंह का जो महिमा मंडन किया गया उसका क्या एक नेगेटिव एस्पेक्ट ये रहा कि देश की जनता के सामने कांग्रेस के 2004 से 2014 के शासनकाल के बीच जो उपलब्धियां रहीं वो एक बार फिर से उजागर हो गई? क्या आप भी ऐसा सोचते हैं? ब्रिलियंट, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। लोगों को एक पल के लिए ऐसा लगा कि कांग्रेस हैज़ रिवाइव्ड इटसेल्फ। 2004 से 2014 की कांग्रेस देश में सामने आ गई है, और जाने अनजाने में क्या किसी ने इसको नोटिस नहीं किया, और जब नोटिस किया तो बहुत देर हो चुकी थी। सुबह से शाम तक अखबारों ने, न्यूज़ चैनल्स ने देखिए कैसा नैरेटिव बनाया। एक नैरेटिव टाइम्स ऑफ इंडिया की लीड थी, द मैन हु चेंज द कंट्री। फिर दूसरा था कि साइलेंट सिंघम ऑफ इकोनॉमिक रिवोल्यूशन। तीसरा था कि जो फाउंडेशन है नए भारत की, न्यू इंडिया, जो हम कहते हैं नरेंद्र मोदी के लिए विज़न ऑफ न्यू इंडिया, वो मनमोहन सिंह ने रखी। और फिर उन योजनाओं का जिक्र हुआ कि मनमोहन सिंह ने उसमें 4 निहला देश कंगाली के कगार पर था, सोना गिरवी था, सोना छुड़ा के लाए, और फिर उन्होंने आर्थिक उदारता दिखाई। ये जो सिस्टम है परमिट कंट्रोल का, इसको ख़त्म किया, शेयर मार्केट को ठीक किया, FDI लाए, न्यूक्लियर डील करी, नरेगा लाए, आप देखिए RTI लाए, राइट टू एजुकेशन लाए, खाद्य नीति लाए, न जाने क्या क्या लाए। फिर बीजेपी वालों को महसूस हुआ रात होते होते कि ये क्या हुआ, अगर सब कुछ मनमोहन सिंह ने किया था तो फिर नरेंद्र मोदी ने क्या किया, हमने क्या किया। एहसास हुआ, और फिर अगले दिन से डैमेज कंट्रोल चालू हुआ पार्टी का। तो आपने देखा मनमोहन सिंह सोनिया के मतभेद और मनमोहन सिंह का अपमान और सारी बातें फिर उस हिसाब से चली। लेकिन मैं ऐसे मानता हूं कि जो सरकार का मीडिया मैनेजमेंट का मैकेनिज़्म था, वो चाहे सूचना प्रसारण मंत्रालय का था, PIB का था, जिसका था, उसमें चूक हुई, उसमें लोग अलर्ट नहीं रहे। अगर दिन में उनका एहसास हो गया होता, जो बाद में टॉप लीडरशिप को रात को एहसास हुआ, ये अगर उनका एहसास हो गया होता तो इशारा चला जाता, थोड़ा सा गौस लो। और इशारे जाते हैं सरकार से, हर सरकारों में इशारे जाते हैं, रीजनेबल इशारे जाते हैं, काम होता है। वो चूक हो गई, और जब तक ये बात आई तो अगले दिन के अखबार भी छप चुके थे सुबह। और स्थिति ये कि जो मोमेंटम बना था मनमोहन सिंह के महिमा मंडन का या कांग्रेस के अच्छे कार्यों को प्रोजेक्ट करने का, जाने अनजाने में मनमोहन सिंह के थ्रू, मनमोहन सिंह की श्रद्धांजलि के थ्रू जो है वो आज भी जारी है। आज भी देश के सारे बड़े बड़े अखबारों में मनमोहन सिंह के अभी भी उसके एनालिसिस हैं, उनकी बड़ाइयाँ, उनका व्यक्तित्व, उस पर आर्टिकल चल रहे हैं। ये तो दुविधा ये है भाजपा के सामने कि मनमोहन सिंह फैक्टर की सहानुभूति को तो लेना है, लेकिन उनके कार्यकाल में उपलब्धियाँ थी कांग्रेस की, उनको सेपरेट कैसे किया जाए, डिफ्रेंशिएट कैसे किया जाए, इस पर मेरे ख्याल से बीजेपी के जो रणनीतिकार हैं वो काम कर रहे होंगे, क्योंकि मिक्सअप हो गया ये, इनको अलग करना ज़रूरी है पॉलिटिकली इनके लिए। जी सर, 28 दिसंबर को जो डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार हुआ था, उसके कुछ ही घंटों के भीतर उनके स्मारक और जो समाधि स्थल था उसको लेके जो कंट्रोवर्सी हुई, उसे आप कैसे देखते हैं? और मुझे ये भी जानना है कि क्या ये विवाद 2025 में भी जारी रहेगा? 2025 में इसकी छाया रहेगी, क्योंकि पॉलिटिकल वॉर है और एक मुद्दा बन गया है। 2-4 महीने तो रह ही सकता है जिंदा, दैट वे है। और मुद्दा क्या है, जैसे इसकी शुरुआत देखिए, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स देखिए। उनकी डेथ हुई अगले 26 तारीख को, 27 तारीख को मंत्रिमंडल की बैठक हुई 11 बजे। 11:45 पे होम मिनिस्ट्री से प्रेस नोट निकला, उसमें कहा गया कि मंत्रिमंडल ने श्रद्धांजलि दी और उनका स्मारक बनेगा।
और स्मारक के लिए भूमि का चयन किया जाएगा, ट्रस्ट का गठन होगा, समय लगेगा। मीनवाइल क्रीमेशन लेट इट गो एट बोधघाट जो है वहाँ पे जो है, तो क्लैरिटी थी, उनकी इच्छा क्लियर थी बिल्कुल जो है कि हमें करना है। और ये जो बात है अमित शाह ने खुद जो है फ़ोन करके उनके परिवार को बताई और उसके बाद यही बात उन्होंने खड़गे को फ़ोन करके बताई और विषय ख़त्म थी। मनमोहन सिंह के परिवार को कोई आपत्ति नहीं थी, उन्होंने मुद्दा नहीं उठाया। पर कांग्रेस ने, और कांग्रेस में ना एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वार एंड पॉलिटिक्स जो कहते हैं, इस मुद्दे को उठाया और उन्होंने ये कहा कि ये पहले प्रधानमंत्री हैं जिनका क्रीमेशन जो है ये यमुना किनारे राजघाट उसके अलावा जो है ना कहीं हो रहा है। किसी प्रधानमंत्री का उस निर्धारित क्षेत्र के यमुना के क्षेत्र जहाँ 241 एकड़ ज़मीन है इसके लिए, उसके अलावा कहीं नहीं हुआ। सरकार ने खूब कहा कि देखो हम तो कर रहे हैं, पर मुद्दा बन गया था। और मुद्दा इसलिए था, कांग्रेस निराश थी कि उनके मनमोहन सिंह कार्ड को भाजपा ने हाईजैक कर लिया एक तरह से। तो राहुल गांधी ने कहा इट्स एन इंसल्ट टू द फर्स्ट सिख प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, एक तरह से। आज जवाब दिया दूसरे सरदार मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने, उन्होंने कहा कोई कंट्रोवर्सी नहीं, यू आर ट्राइंग टू क्रिएट ए कंट्रोवर्सी बिकॉज यू आर आइसोलेटेड इन द पार्टी एंड इवन इन द कंट्री जो है आपस में जो है। उनका कहना था कि जब मनमोहन सिंह का परिवार इस मुद्दे को नहीं उठा रहा भाई, तो आप क्यों उठा रहे हैं। और रही बात वहाँ इसका दूसरा पहलू इससे जुड़ा हुआ था, वहाँ जो बैठने का इंतज़ाम था उसको लेके ज़रूर थोड़ा सा गड़बड़ी ने ये हुआ कि भीड़ बहुत थी वहाँ पे, कार कैट था बाहर। तो इन्होंने कहा कि वहाँ कुल 3 कुर्सियाँ लगी हुई थी आगे बैठने के लिए, और कांग्रेस का कहना है कि हमारे चीफ मिनिस्टर से 3-4 वहाँ पे, उनके लिए प्रॉपर प्रोटोकॉल नहीं था बैठने का। सोनिया या राहुल या प्रियंका के लिए प्रॉपर प्रोटोकॉल नहीं था, एक कोने में थे एक तरह से, उनका मानना है। और बाहर क्या, मनमोहन सिंह के कई रिश्तेदार बाहर रह गए भीड़ में, फिर भीड़ से निकाल के पुलिस उनको लाई अंदर, तो थोड़ा सा मिसमैनेजमेंट हो गया। क्राउड में ऐसा हो जाता है आमतौर पे, ये उनकी शिकायत थी। तो कुल मिला के उनकी जो शिकायत है वो ये है कि वे पहले प्रधानमंत्री थे जिनका वहाँ पे नियतमा होना चाहिए था। तो लेट्स क्लोज दिस कंट्रोवर्सी। अब सरकार को चाहिए जल्दी से जल्दी लैंड एक्वायर करके करे और उसके लिए जो बनाना है ट्रस्ट वगैरह बना के 2-3 महीने में इस कंट्रोवर्सी को क्लोज करें। दिस इज़ ऑल। सर, अंग्रेजी अखबार में इसी सिचुएशन को लेकर के एक लाइन भी आई और लिखा था ऑल डिग्निफाइड बट नो बीजेपी कांग्रेस इंटरैक्शन एट क्रीमेशन साइट। इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, हेडलाइन तो ब्रिलियंट है अपने आप के अंदर, बट द अदर साइड ऑफ हेडलाइन इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट इन डेमोक्रेटिक सेटअप लाइक इंडिया। लेकिन अब करो क्या, संवाद नहीं है लोगों के बीच में, तो संवाद कैसे बने, पहल कौन करे। या तो था कि वहाँ बैठे थे लोग, तो राहुल बीइंग ए यंग मैन मान लो उठ के जाते, हेलो कहते प्राइम मिनिस्टर से या उनसे राष्ट्रपति से, या सोनिया गांधी आगे बढ़ती या प्रियंका गांधी आगे जाती, वो गए नहीं। और इनका कहना ये था कि जो मनमोहन सिंह के घर से लिस्ट आई थी श्रद्धांजलि फूल चढ़ाने के लिए, वहाँ पे जो है उसमें प्रियंका और सोनिया का नाम ही नहीं था, केवल राहुल और खड़गे का नाम था। तो सरकार ने, गृह मंत्री ने जो है सदा चाहता दिखा इन दोनों का नाम तो उसमें ऐड किया। बोले इतना हम कर सकते हैं। और सवाल थी कि पहल कौन करे एक तरह से। अब एक रह गया ऐसे, लेकिन अनफॉर्चुनेट है, इतना कम्युनिकेशन गैप ठीक नहीं है। लेकिन जबकि संबंधों में तनाव हो, अघोषित मन में अशांति हो एक दूसरे के प्रति, तो ऐसा हो जाता है, नहीं होना चाहिए था, हो गया। सर, भाजपा के कुछ नेताओं का ये मानना है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में कांग्रेस ने उनकी अवहेलना की और उनको मान सम्मान नहीं दिया। इस बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, ये आरोप है उनका। और जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तो हम भी ऐसा थोड़ा बहुत सुनते थे। एक तो बार क्या हुआ कि राहुल गांधी ने गुस्से में आके ऑर्डिनेंस फाड़ दिया था, मनमोहन सिंह लाना चाहते थे। अब हो गया, राहुल गांधी वॉज टू यंग एट दैट टाइम, हो जाता है ऐसा, अनफॉर्चुनेट था। मनमोहन सिंह का अपमान हुआ, दिल भी टूटा होगा, लेकिन बहुत गंभीर थे, सुलझे हुए थे, मुद्दा नहीं बनाया उन्होंने। दूसरा, उनका डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन में स्वर्गीय अहमद पटेल का जो उसको दखल कहें, उनके हिसाब से उनका अधिकार था कि सोनिया गांधी के बिहार पे वो एक्ट करते थे, इंस्ट्रक्शंस देते थे। और राज में 50 बातें होती हैं, करनी पड़ती हैं, मनमोहन सिंह करते थे। लेकिन वहाँ मन में जो टी.के. नायर थे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी या और लोग थे, तो वह रहता था कि भाई होता ना भी, जैसे कहते हैं मेरे अंगने में तेरा क्या काम है, एक हल्की भाषा में अगर मैं उसको कहूँ तो जो है ये, तो उनको महसूस होता था। लेकिन मनमोहन सिंह सीजनड थे, विजनरी थे, तो उन्होंने उस मतभेद को या हल्के फुल्के हिमुलेशन को कभी उस लेवल पे नहीं आने दिया 1 to 1 उससे। और अल्टीमेटली इतना लंबा रिश्ता चला, तो ये तो तय है ना कि सोनिया और मनमोहन के मन में एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव तो रहा होगा ना, वरना सोनिया गांधी हटा सकती थी कभी, ऐसा भी नहीं हुआ दैट वे।
लेकिन ये कुछ बातें ऐसी हैं जिनके कारण से आज भी मनमोहन सिंह के परिवार के लोगों के मन में एक बात थोड़ी सी रहती है। बट एट द एंड ऑफ द डे ये भी फैक्ट है कि चाहे वो रिमोट कंट्रोल पे रहीं, चाहे वो सुपर प्राइम मिनिस्टर रहीं, जैसा कहा बीजेपी ने को सुपर प्राइम मिनिस्टर थी, पर 10 साल रखा तो सही मनमोहन सिंह को, और प्रधानमंत्री तो रहा, नॉट ए बैड डील। अब बाकी पॉलिटिक्स है, सब होता है। सर, कांग्रेस या गांधी परिवार पर कुछ ऐसा ही आरोप प्रणब मुखर्जी की बेटी शमिष्ठा और नरसिम्हा राव के पोते एनवी सुभाष ने भी लगाया है, क्या कहेंगे आप? अब क्या करें, अब गांधी तो हैं जैसे हैं, वीआईपी हैं, तो कई बार वीआईपी आचरण में क्या होता है कि आम आदमी जैसा व्यवहार नहीं हो पाता। अभी मैंने पढ़ा कि ये जो एशेज रिमेन्स थे मनमोहन सिंह को, उनको लेने के लिए लोग गए, तो प्रियंका या राहुल या सोनिया गांधी में से शायद कोई नहीं गया। मैंने ऐसा पढ़ा, तो अच्छी बात नहीं है दैट वे। तो वो मैंने कहा ना कि वो वीआईपी कल्चर में ऐसा हो जाता है, एक तो एक्सेस नहीं होती लोगों की, तो गैप रहता है, उससे सब बातें होती हैं, कम्युनिकेशन गैप होता है। इसमें था कि प्रणब मुखर्जी का किस्सा इतना बुरा तो नहीं था, लेकिन हुआ वो बहुत पुराने ज़माने की बात है, जब उनकी डेथ हुई थी इंदिरा जी की, तो ऐसा सोचा गया था कि प्रणब मुखर्जी बीइंग द सीनियर मोस्ट मिनिस्टर इन द गवर्नमेंट एंड क्लोज टू मिसेस गांधी, उनकी स्वेरिंग इन हो जाए एज प्राइम मिनिस्टर। नहीं हुआ, राजीव गांधी की हुई, तो उनके मन में तभी से थोड़ा भाव था। इसके बावजूद वो रहे, राष्ट्रपति भी बने, वेल प्लेस थे, अच्छा हमेशा जो है। और उसके बाद आप ये देखिए जो है कि उनकी पुत्री जो है, अब उसने कहा कि मेरे पापा के साथ है ना पूरा मान सम्मान नहीं किया गया, CWC का रेजोल्यूशन नहीं हुआ, और वहाँ पे उस तरह का सम्मान नहीं मिला जो एक्स लोगों को मिलता है। वो 30 साल CWC में रहे, 45 साल पॉलिटिक्स में रहे, तो मान सम्मान उनको नहीं मिला। एक चिट्ठी आई थी सोनिया गांधी की कि हम खेद व्यक्त करते हैं, उस पर शौक व्यक्त करते हैं, लेकिन वो नहीं आया। तो उनका कहना इस तरह का ये है। और फिर जो है दूसरा आप देखिए नरसिम्हा राव का, तो उनके पोते ने कहा कि भाई कुछ नहीं किया कांग्रेस ने, और शायद नरेंद्र मोदी ने भारत रत्न दिया उनको, तो कंपेयर करते हैं ना। अब नरेंद्र मोदी तो क्या ना मास्टरमाइंड आदमी है, ह्यूमैनिटी के साथ साथ जो है ना पॉलिटिक्स उनको कैसे आपस में प्ले करना है, ही इज़ द बेस्ट मैन टू नो टू प्ले जो है। तो वो बड़ी सहानुभूति होगी साउथ के अंदर नरेंद्र मोदी के और नरसिम्हा राव के परिवार में। तो उनके पोते ने कहा कि हमारे लिए हमारा शव जो है कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय में नहीं रखा गया, नरसिम्हा राव जी का जो है, और दिल्ली में हमें रहने दिया गया। कहा गया कि हैदराबाद में स्मारक बनाएंगे, जो आज तक नहीं बना वहाँ पे जो है। हालांकि मनमोहन सिंह के लिए भी वहाँ के मुख्यमंत्री ने कहा है कि एक स्मारक मैं बनाऊंगा वहाँ पे, दैट वे जो है। तो इस तरह की दोनों घटनाएं हैं जो फैक्चुअली करेक्ट हैं, हो गई। सर, क्या वर्ष 2025 में डॉक्टर मनमोहन सिंह को भी मिलेगा भारत रत्न? मिल सकता है, मांग है कुछ लोगों की, धारणा भी है। समाधि स्थल पे कोई चिल्लाया भी था एक आदमी कि इनको कब दोगे भारत रत्न जो है। मेरा ऐसा आकलन है कि समय लग सकता है थोड़ा, वरना इसी 25 को मिल जाता। अगर एक कांग्रेस वर्सेस बीजेपी ये एंगल नहीं होता इसमें, या मनमोहन सिंह के कार्यों का प्रोजेक्शन कांग्रेस का प्रोजेक्शन मान के भाजपा को ये आत्मज्ञान नहीं हुआ होता कि अरे तो नुकसान हो गया इसमें, ये क्या हुआ, तो शायद जल्दी मिल सकता था। डिज़र्विंग है, मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। समय की बात है, टाइम एक फैक्टर है। बाकी इतने उदार हैं नरेंद्र मोदी, सबको दिया है, और इनके प्रति जितना मान सम्मान उन्होंने दिया है, शायद ही किसी को दिया होगा। तो भारत रत्न देंगे उनको, एप्रोप्रिएट टाइम पे देंगे, ऐसा लगता है। सर, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव PK मिश्रा ने एक भावभीनी श्रद्धांजलि डॉक्टर मनमोहन सिंह को दी है, क्या आपने इस वीडियो को देखा? आई वॉज हाईली इम्प्रेस्ड विद द करेज एंड कन्विक्शन ऑफ PK मिश्रा। आज वो 25 साल से नरेंद्र मोदी के साथ हैं, मनमोहन सिंह के विद्यार्थी थे, उनके साथ कृषि मंत्रालय में डिज़ास्टर मैनेजमेंट में काम भी किया जो प्राइम मिनिस्टर थे, और एग्रीकल्चर सेक्रेटरी थे, सब बातें थी। इसके बावजूद क्या होता है, ब्यूरोक्रेट बेसिकली ना भीरू प्रकृति के हो जाते हैं समय के साथ साथ, कमज़ोर थोड़ा सा, और बहुत से डरते हैं। और दूसरी पार्टी का कोई व्यक्ति उसकी तारीफ़ करनी हो, जैसे मनमोहन सिंह का था, ऑल सेड एंड डन, तो संकोच करते हैं, हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं। ऐसे में PK मिश्रा का ओपनली इस तरह का बयान देना और सब अपना बताना कि मैं उनका विद्यार्थी था, इतने अच्छे अर्थशास्त्री थे, और वो ग्रेट ह्यूमन बीइंग थे, ग्रेट अर्थशास्त्री थे, तो इसकी ब्यूरोक्रेसी में और सब जगह बहुत तारीफ़ हुई कि लुक एट द करेज एंड कन्विक्शन ऑफ PK मिश्रा। और निश्चित तौर पे प्राइम मिनिस्टर ने भी अप्रिशिएट किया, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ने जो खुद ही कहा, तो उनका प्रिंसिपल सेक्रेटरी उसी भाषा में कह रहा, बट गुड मूव ऑन द पार्ट ऑफ ए ब्यूरोक्रेट।
सर, क्या 2025 या 2029 में कांग्रेस अपना अंबेडकर कार्ड भुना पाएगी, और इस पर जो भाजपा ने पलटवार किया है उसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, कांग्रेस को तो सच में या गलतफहमी महसूस होता है कि जैसे कहना चाहिए कि अब कुछ नहीं करना है, बस केवल इसी को प्ले करना है, अम्बेडकर अम्बेडकर, और केवल यही सिद्ध करना है कि संविधान खतरे में है, अम्बेडकर का अपमान हुआ है। बस ये 2 लाइन हैं। उनको ऐसा लगता है कि बस इसी से काम चलेगा सारा जो है। तो किया, अब कांग्रेस ने कितना देखो महत्वाकांक्षी प्लान अपने उसके लिए बनाया है। अभी वो जयराम रमेश जो है, तो उनका बयान था कि कांग्रेस ने अब जो है इस 25 तारीख से अगली 25 साल तारीख के लिए, मतलब 26 तक के लिए एक प्लान बनाया है कि साल भर यात्राएं निकलेंगी, जय भीम, जय गांधी, जय अम्बेडकर, और एक माहौल बना के रखा जाएगा कि अम्बेडकर का अपमान हुआ है इसमें और संविधान खतरे में। वही 2 लाइन जो है ये, और साल भर तो उस मुद्दे को वो ज़िंदा रखना चाहते हैं। इधर से भाजपा ने कुछ तय किया कि संगठन स्तर पर हम इसको मनाएंगे, और पलटवार तो अमित शाह बहुत फास्ट हैं इस मामले में। सेम डे उन्होंने किया, सारे खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करी एलानिया, सारे बीजेपी चीफ मिनिस्टर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई। और सबसे एक मतलब खुशी की बात यह है कि भाई मैं कहता हूँ कि मेंटर और बॉस हो तो ऐसा नरेंद्र मोदी जैसा। जब देखा कि मेरे सेनापति पे हमला हुआ है, कहीं अकेला नहीं पड़े, हालांकि अमित शाह 100 के बराबर हैं, दुनिया जानती है, मैं क्या कहूँ, लेकिन फिर भी एक भाव होता है एक अपने व्यक्ति के प्रति। तो 6 ट्वीट किए उन्होंने एक के बाद एक। अमित शाह को सपोर्ट किया, राहुल गांधी पे हमला बोला, कांग्रेस पे हमला बोला, दैट वे जो है। तो ये इस तरह का, तो कांग्रेस का ऐसा फीलिंग है कि ऐसा करने से हम इसको चला सकते हैं। भाजपा उसकी बचाव की मुद्रा में है, लेकिन कुछ चांस ऐसा हुआ है कि भाजपा जाने अनजाने में बैक फुट पे आ गई, इसमें रक्षात्मक मुद्रा में आ गई। अब भाजपा धीरे धीरे उसको रिकवर कर रही है उस सिचुएशन को। तो मेरा ऐसा मानना है कि साल भर चलने वाला मुद्दा नहीं है, और ये कांग्रेस का भी जो यात्रा निकाली है कितनी सक्सेस होगी, रीजनेबली लोग आ पाएंगे। क्यों राहुल गांधी जाएंगे कि नहीं, उसमें राहुल को देखने ही लोग आते हैं एक तरह से, और 1 साल आप प्रलोंग कर पाओगे कि नहीं, ये एक अलग चुनौती है। लेकिन ये बात ज़रूर है कि दोनों पार्टियों ने इसको एक अपना जो मुद्दा है वो बनाया है। लेकिन आखिरकार से जिस मुद्दे पर अम्बेडकर के अपमान को लेकर ये जो विरोध चल रहा है, आखिरकार वो कौन सा ऐसा स्टेटमेंट था गृह मंत्री अमित शाह द्वारा जिसको लेकर ये अपमान की बात कर रही है विपक्ष? देखिए, ऐसे तो अगर उनके स्टेटमेंट को देखा है तो अपमान जैसी कोई बात नहीं है उसमें। एक भी शब्द उसमें ऐसा नहीं है जो अपमान सूचक हो। एक बात करने का तरीका होता है, जिसे कहते हैं ना फेम ऑफ लाइफ, या आप कहिए कि उसको कि एक बात का तरीका है। अमित शाह ने ये कहा था, अम्बेडकर इतना करते अगर भगवान के लिए तो 7 जन्मों तक स्वर्ग में चले जाते। ठीक, अब इसका जवाब ये कि कांग्रेस वाले भी भाजपा के लिए कहते हैं कि आप इतना नेहरू करते हो, अगर अपना काम पे ध्यान लगाते हो देश आज कहाँ होता है। तो ये थोड़ी कह रहे हैं कि नेहरू का अपमान हो गया। और लोकतंत्र को कई लोग कहते हैं ना भीड़ तंत्र, सब इकट्ठे हो गए, एक माहौल बन गया जो है, दिस इज़ ऑल। बाकी ऐसा नहीं लगा स्पेसिफिकली कि मुंह से कोई अनादर सूचक कोई शब्द निकला हो या अपमानजनक शब्द नहीं, जिसमें क्लियर कहें कि हाँ भी ये क्लियर बात है। ये उनका तरीका बात करने का है। अब तरीका बात करने का तो अमित शाह के लोग कहते हैं, जब भी देखते हैं बहुत गुस्से में दिखते हैं वो कहते हैं मेरा चेहरा ऐसा, मैं गुस्से में नहीं होता हूँ। एक बार उन्होंने अपने अफसर से कहा कि भाई देखो, अफसर क्या हुआ, कमरे में गया नहीं, तो उन्होंने पूछा होगा अभी आए नहीं है, क्या बात है। तो उसको लगा साहब बहुत गुस्से में थे। कहा नहीं, लेकिन क्या चश्मा नहीं लगाया हुआ था, तो उसमें और ज़्यादा गुस्से में दिखते हैं वो, ऐसा मानना है आसपास के लोगों का। तो है अब जिसका जैसा है, लेकिन आप देखिए बातचीत में कितने विनम्र हैं और कितने सॉफ्ट हैं, सब लोग कहते हैं, लेकिन चेहरा रहा भाव इस तरह का रहता है उनका। तो उनका तरीका है, तो तरीका चूँकि स्टाफ ठीक नहीं थे उस दिन उस घड़ी में, तो हो गया, ये निबट जाएगा। पर सर, इसी अंबेडकर एपिसोड का एक दिलचस्प पहलू ये भी है कि अब हर बात का श्रेय बीजेपी ने अंबेडकर को ही देना शुरू कर दिया है। अब सवाल आता है कि जो स्ट्रैटेजी है ये कितनी कारगर साबित होगी, कितनी इफेक्टिव होगी? एब्सोल्युटली, देखो थोड़े समय के लिए तो है ही, सारे मुद्दे उन्होंने छोड़ दिए हैं, अम्बेडकर को पिक्चर में ले आए हैं। थोड़े समय केवल यही नैरेटिव रहेगा। और प्राइम मिनिस्टर भी क्या करें, अभी उद्घाटन करने गए नदी जल का, अटल बिहारी की जन्म 100वीं उस पर जो है, तो फंक्शन था उसका जो भी, तो मध्य प्रदेश के रहने वाले थे, मध्य प्रदेश की नदियों से जुड़ा मामला था। तो उन्होंने कहा भी ये नदियों को जोड़ने का विचार भी, जल का विचार भी अम्बेडकर का था, हर अच्छे आदमी का होगा, तो उन्होंने श्रेय दिया अम्बेडकर को। अब सेकंड फेज़ ये चल रहा है कि जो देश में सड़कों का नेटवर्क बन रहा है, बड़े बड़े सड़कें हाईवेज़ बन रहे हैं,
तो कहेंगे कि भी अम्बेडकर चाहते थे देश सड़कों से जुड़े, सड़कों का विकास हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, कौन नहीं चाहता, उसका श्रेय भी उन्हें देंगे। तो ये बात चलेगी थोड़े समय के लिए, नथिंग बैड इन इट। कांग्रेस वाले कर रहे हैं तो ये थोड़ा सा कंस्ट्रक्टिव कर रहे हैं कि भाई अच्छे काम का श्रेय उनको दे रहे हैं और लूज टॉक कम हो रही है। तो ना इस बीजेपी कुछ समय के लिए, बीजेपी का एजेंडा भी अब यही है। मन की बात थी तो प्रधानमंत्री ने यही कहा, संविधान हमारा मार्गदर्शक है। मतलब वो जो थ्योरी है ना, नैरेटिव कांग्रेस का संविधान खतरे में है, तो उनका यह है कि संविधान का हम सम्मान करते हैं, संविधान हमारा मार्गदर्शक है। इसका मतलब है कि आरक्षण भी सुरक्षित है और अम्बेडकर का जो है मान सम्मान वो भी सुरक्षित है एक तरह से। तो ठीक है, हर पॉलिटिकल पार्टी समय के हिसाब से प्रायोरिटीज़ को रीशेप करती है। तो भाजपा ने अपने आप को रीशेप करके प्रो अम्बेडकर बना दिया है, फाइन। सर, कांग्रेस भाजपा की इस लड़ाई में आखिर 2025 में दलित राजनीति का लाभार्थी कौन होगा? अब एक्चुअल लाभार्थी तो देखिए ये है कि अभी तक जो अम्बेडकर बाबा साहब का नाम लेके चलने वाले लोग थे, मायावती थी, चंद्रशेखर आज़ाद था, एक वहाँ प्रकाश अम्बेडकर हैं शायद महाराष्ट्र में, वो लोग थे। वो दांतों तले उंगली दबा के देख रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। हम तो एक तरफ हैं, कांग्रेस बीजेपी आपस में कर रहे हैं और उनमें चल रहा है सिद्ध करने का सबसे बड़ा सच्चा अनुयायी कौन था, कांग्रेस या बीजेपी, ये वॉर चल रहा है उनमें आपस में जो है। तो वो लोग सब देख रहे हैं। असली लाभार्थी तो ऐसा है कि किसी भी कास्ट का वोट जो है ना, या दलित का वोट, SC ST का वोट, पिछड़ों का वोट, OBC वोट किसी एक पार्टी को नहीं जाता है, डिवाइडेड है, मूड के हिसाब से होता है। पिछली बार मूड था कांग्रेस के फेवर में, क्यों माहौल बन गया था संविधान का आरक्षण का, कांग्रेस ले गई। अब वो बादल छंट गए हैं काफ़ी पहले की तुलना में। अब चुनाव होगा तो वोट बटेगा। अब बटेगा तो उस दिन मोमेंटम क्या है मुद्दे का, उस पार्टी को ज़्यादा मिलेगा, दूसरी पार्टी को कम मिलेगा, और बाकी छुटपुट होता है 2-3%, 1%, इन बाकी लोगों को मिल जाएगा। तो एक्चुअल लाभार्थी समय के साथ साथ होगा। लेकिन हाँ, एट द मोमेंट आज अगर देखा जाए, आज इसका लाभार्थी जो है, आज 51% मुद्दा कांग्रेस के हाथ में, वो इसको खेल रहे हैं उठा करके। और भाजपा क्या है कि उसको स्ट्रगल कर रही है उसको करने के लिए। भाजपा उस 51% को अपने पक्ष में ले आएगी, लेकिन 1-2 महीने लग सकते हैं उसके अंदर जो है। तो आज लाभार्थी का जो लाभ है, हल्का सा बेनिफिट ये कहिए, थोड़ा सा कांग्रेस विपक्ष आप कहिए उसको, उसके पक्ष में है। और फिर ये तो रोज़ बदलता है तापमान लोगों के माइंड का, मतदान करने की इच्छा का, प्रायोरिटी का। लेट्स सी, जो कुछ चुनाव आएगा, अभी दिल्ली का चुनाव आएगा, फिर बिहार का चुनाव आएगा, तब मालूम पड़ेगा कौन लाभार्थी निकला इसका। तब हम जैसी शो करेंगे तो उसमें इसको डिस्कस करेंगे। ठीक। हाँ। राज्यसभा के सभापति और देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, उनके लिए ये जो आने वाला साल 2025 है, ये कैसा होगा और क्या जो उनका पुराना मुकाम है वो हासिल कर पाएंगे इस बार? 100%। वो इज़ ए ब्रेव मैन। अच्छा है, एक ज्योतिषी ने पहले ही कह दिया था, जो सारा संघर्ष चल रहा था, कुछ नहीं होगा, प्रस्ताव गिरेगा। प्रस्ताव तो वैसे गिर गया, वो एक अलग बात है। और कितनी देखिए विधि की विडंबना क्या है कि वो खुद अध्यक्षता कर रहे हैं जिस सदन की, उसी सदन में लोग, बड़े बड़े नेता उनके बारे में आलोचना कर रहे हैं और उनको बैठ के सुनना पड़ रहा है। कितनी बड़ी ट्रेजेडी है, ह्यूमन ट्रेजेडी है। आप देखिए, ये संविधान का, हालांकि बाद में दूसरे आ गए थे सभापति जो है, लेकिन कितने दिन तक मैं देखता था कि जिस व्यक्ति पे आरोप लगा रहे हैं वो व्यक्ति के पास कोई विकल्प नहीं है उसमें उत्तर देने का, सुनना है उसे जो है। तो समय खराब था, कोई जन्मपत्री। अब ठीक है, सब अच्छा है, वापस फोरम में हैं, सब पब्लिक फंक्शन में जा रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम वाइस प्रेसिडेंट, जाट कम्युनिटी के लीडर हैं बड़े, वो आप देखते हैं, पूरा मान सम्मान है। तो ये क्या, समय आता है निकल जाता है। तो एक घड़ी उनके जीवन में भी ऐसी आई थी, निकल गई है। अब पूरे मुकाम पे हैं, और मुकाम अगर उनकी जन्मपत्री में होगा तो राष्ट्रपति बनेंगे, वैकेंसी होगी तो। लेट्स सी, अभी ही इज़ फाइन एट द मोमेंट। सर, तो एक सवाल फिर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला साहब के लिए भी, कि 2024 का पूरा साल बतौर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का कैसा रहा, उनका रोल कैसा रहा, कैसे देखते हैं? ओम बिरला एक दूसरे चमत्कार हैं लोकतंत्र सिस्टम के। कोटा में जो लोग उनको जानते हैं एक विधायक के रूप में, MP के रूप में, वो दिल्ली आके उनका आभा मंडल, उनकी परफॉर्मेंस लोकसभा में, उनका काम देखते हैं तो हैरान होते हैं कि क्या वही व्यक्ति है क्या? इससे बड़ा यश तो कोई नहीं हो सकता किसी के जीवन में। आपके खुद के मतदाता, आपकी खुद की जनता, ग्रास रूट के लोग, आपके गांव के लोग, आपके संगी साथी, आपके आभा मंडल को देखें, आपके ग्राफ को देखें और खुश हों। तो मानवीय आधार पे ओम बिरला सुपर। सेकंड आप देखिए, उसमें सबसे बड़ी बात क्या है, उनके समय में कैसे कैसे काम हुए। 370 पास हुआ, आप देखिए कितना बड़ी बात है, इतिहास का पार्ट बन गए जिसे कहना चाहिए। और फिर आप देखिए वक्फ का बिल है, महिला आरक्षण बिल है।
तो जितने, और सबसे बड़ी बात है संसद, नई संसद 100 वर्ष तक, 200 वर्षों तक लोग ओम बिरला को भी याद रखेंगे कि वो स्पीकर थे प्रधानमंत्री और अमित शाह के अलावा, मतलब जो है ना, प्रधानमंत्री तो हैं ही, लेकिन वो स्पीकर थे जब नई संसद बनी। और ये भी याद रखेंगे कि नई संसद भवन बनने के साथ साथ उसमें जब हुआ और आखिरी विदाई हुई पिछले समय में, जो आखिरी सत्र था लोकसभा का चुनाव से पहले, तो प्रधानमंत्री ने क्या कहा उनके जीवन के लिए, वो स्वर्णिम अक्षर है कि हमारा सौभाग्य है कि हमें ओम बिरला का मार्गदर्शन या नेतृत्व या उनका वो अध्यक्षता मिली देखने के अंदर जो है। तो गदगद सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है, योग्यता इसके अंदर, परफॉर्मेंस की कसौटी क्या होती है सदन के अंदर, कि सभी लोग, सभी दल आप में भरोसा रखें, आपकी निष्पक्षता में विश्वास रखें। और ओम बिरला इज ए कंसेंसस मैन। और उसे कमरे में गाए बगाए देखता हूँ, सोनिया गांधी भी आ रहे हैं, राहुल गांधी भी आ रहे हैं, अमित शाह भी आ रहे हैं, सब लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं वहाँ पे जो है। आप देखिए, ये चॉइस की बात है ना सबकी। अभी उनकी बेटी की शादी थी, पूरी दुनिया आई उसके अंदर। तो सबसे बड़ी बात होती है कसौटी परफॉर्मेंस की, ये है आदिति इसमें, कि आपकी निष्पक्षता पे लोगों को भरोसा है कि नहीं। ओम बिरला हैज़ वॉन दिस गेम टोटली, तो ही इज़ फाइन, ही इज़ सक्सेसफुल। सर, भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, इन तीनों ही पार्टी का भविष्य कैसा देखते हैं 2025 में होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव में? दिल्ली में देखिए, कांग्रेस से बात अगर शुरू करते हैं तो आप देखिए कि कांग्रेस 8-10 सीटों पे शायद, मन तो होगा ज़्यादा लेने का, लेकिन इंटरनल सर्वे और जो वहाँ काम चल रहा है, 8-10 मुस्लिम बहुल जो क्षेत्र हैं, और चांस की बात है कि आप छोड़ के जितने लोग आए थे, आप पार्टी छोड़ के मुस्लिम, कांग्रेस ने टिकट दे दिया उनको, रेडीमेड मिल गए लोग वहाँ पे। तो जुआ खेला है कांग्रेस ने दैट वे जो है। अब ऐसे तो क्या, अजय माकन इंचार्ज हैं दिल्ली के दैट वे, लेकिन अब पता नहीं किसने टिकट दिए, कौन दे रहा है, क्या दे रहा है, जो भी वहाँ एक अलग विषय है उसमें जो है। तो कांग्रेस तो एक तरह से थर्ड प्लेयर लगती है मुझे इसमें जो है। और कांग्रेस कोई ज़्यादा है नहीं, तो वो सोचते हैं भी 10-15 जीत, और फिर क्या होता है, मिरेकल टेक प्लेस सम टाइम, मिरेकल्स टेक प्लेस सम टाइम। कोई चमत्कार ऐसा हो जाए कि लोग बीजेपी को तो दे नहीं, और केजरीवाल के लिए सोचेंगे यार झगड़े में रहते हैं हमेशा ये पार्टी के लोग, सरकार इनको काम नहीं करने देती, चलो इस बार कांग्रेस को ट्राई करते हैं। और यही तर्क है ना भाजपा पे लागू होता है। भाजपा लोगों का कहना है कि हम है ना स्वीपिंग मेजोरिटी लाएंगे। क्यों लाएंगे? जनता में यकीन हो गया है कि चाहे केजरीवाल की गलती थी या और कारण थे, लेकिन जनता काम नहीं हो पाया क्योंकि सरकार ने काम नहीं किया या करने नहीं दिया गया, आइदर ऑफ द टू, जैसा भी है। नेट रिजल्ट ये काम नहीं हुए। जनता कहती है हम क्यों झगड़े में पड़े, ऐसा आदमी लाओ ना यार हमारे काम हो जिसके अंदर। हो सकता है बीजेपी हट डाउन कर जाएं, पर यहाँ की संस्कृति में क्या है, केजरीवाल रचा बसा हुआ है इनके अंदर। तो अब एकदम से केजरीवाल बाहर होगा ये भी ऐसा लगता नहीं है देख के है जो है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जनता डिसाइसिव मैंडेट देगी, चाहे केजरीवाल को दे चाहे बीजेपी को दे। कांग्रेस 8-10 नहीं तो आदित्य 15 पे आ जाएंगे, मान लो समथिंग लाइक दैट एक तरह से जो है। तो बेसिक जो कंपटीशन है, और एक बात इसलिए तय है इसमें कि कांग्रेस और आप की जो लड़ाई है उसका सीधा बेनिफिट भाजपा को मिलेगा। लेकिन चूंकि जनता डिसाइसिव मैंडेट देती है तो लेट अस सी, आप भी कंटेंडर है और बीजेपी भी कंटेंडर है टू फॉर्म द गवर्नमेंट जो है। तो देखते हैं आने वाले दिनों में कैसे क्या डेवलपमेंट होते हैं। दिस इज़ ऑल। सर, दिल्ली में कांग्रेस मुस्लिम वोटर्स को अपनी तरफ लाना चाहती है और शायद इसीलिए कांग्रेस ने अपनी दिल्ली की टीम में माइनॉरिटी चेहरे दानिश अब्रार को आगे किया है। इस मूव को आप कैसे देखते हैं? एक अच्छा मूव है, एक प्रगतिशील मूव है, एक परफॉर्मर को जो है रिवार्ड करने का, रिकॉग्नाइज करने का मूव है। वो स्वयं माधोपुर में एमएलए थे, तब भी लोकप्रिय थे। अब वहाँ से निकल के नेशनल स्पेक्ट्रम में आए हैं, उनको समुचित स्थान मिला है। पार्टी का मुस्लिम चेहरा हैं, यंग हैं, पढ़े लिखे हैं। उनके फादर केंद्रीय मंत्रिमंडल में कांग्रेस के मंत्री रहे हुए हैं। यहाँ अच्छे लोग उनको आगे बढ़ा रहे हैं, जिसे कहना चाहिए। ट्रेनिंग अजय माकन दूसरे जो लोग हैं उनके ट्रेनिंग पाने का मौका मिलता है उनको, वहाँ पे CWC में बैठने का मौका मिलता है। कांग्रेस के सेक्रेटरी हैं, दिल्ली के चुनाव का एक अवसर है उनके पास में अपने आप को एस्टेब्लिश करने का। तो ही इज़ ए मैन टू वॉच इन दिल्ली फ्रॉम राजस्थान। और सबसे बड़ी बात यह है, अब कम से कम उनको अपने टिकट के लिए गहलोत या पायलट किसी के पास नहीं जाना पड़ेगा। उनका टिकट राहुल गांधी, अजय माकन उनको दिल्ली में बैठे हुए देंगे। एक तरह से यंग मैन हैं, लेट्स सी, और मुस्लिम चेहरा हैं और प्रैग्मेटिक हैं, हार्डकोर मुस्लिम नहीं हैं जिसे कहना चाहिए, प्रगतिशील मुस्लिम हैं। तो लेट्स सी, ऑल द बेस्ट टू हिम। सर, एक पल के लिए अगर आम आदमी पार्टी को दिल्ली विधानसभा चुनाव में बहुमत मिल जाता है तो क्या अरविंद केजरीवाल फिर से मुख्यमंत्री बन सकते हैं?
देखिए भी, अगर एक पल के लिए अगर वो पार्टी सरकार बनाती है तो नेचुरल चॉइस तो वही हैं। वो जो उनकी शिष्या हैं जो अभी मुख्यमंत्री हैं, वित्त मंत्री थी, तो उन्होंने बैठते ये कहा था, मैं तो खड़ा हूँ मुख्यमंत्री हूँ एक तरह से, ये कुर्सी उनके लिए सुरक्षित है। और मैं मुख्यमंत्री, आतिशी ने कहा था कि मैं इसीलिए बनी हूँ कि मुझे उनको मुख्यमंत्री बनाना है, वापस लेके आना है। तो पिछले दिनों ये रहस्य भी ख़त्म हो गया एक तरह से, कौन बनेगा कौन नहीं। केजरीवाल से पूछ लिया किसी ने इंटरव्यू में, उन्होंने साफ ही कह दिया कि चुनाव मेरे चेहरे पे लड़ रहे हो, चुनाव मेरे नाम पे लड़ रहे हो, तो मुख्यमंत्री कौन होगा, मतलब खुद ही होंगे। लेकिन अब इसका व्यवहारिक पक्ष आप देखिए कि टेक्निकली तो वो, अगर सरकार एक पल के लिए बहुमत आ गया तो विधायक दल के नेता चुने जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। और सवाल आएगा शपथ का, मुख्यमंत्री का, ठीक है। तो टेक्निकल कारणों से जो है राज्यपाल भी मना कर सकते हैं, 4 पॉइंट निकाल के रोक सकते हैं शपथ लेने से, उनको आमंत्रित नहीं करें उनको, क्यों सुप्रीम कोर्ट का क्लियर है ना मैंडेट कि न तो आप मुख्यमंत्री आवास जा सकते हैं, न सचिवालय जा सकते हैं, न वहाँ की फ़ाइलों को देख सकते हैं, गवर्नर के बिना पूछे एक फ़ाइल पे साइन नहीं कर सकते, शराब की फ़ाइलों को नहीं दी। इतने बंधन बांध दिए हैं उसने कि सुप्रीम कोर्ट का उनको मुख्यमंत्री रीएस्टेब्लिश करना है न करना, वो सब व्यर्थ है इन ए वे। इतना सा फ़र्क पड़ा है कि वो जेल के बाहर खुले में आ गए हैं और घूम रहे हैं खुले के अंदर, बाकी तो ऐसे ही बंद हैं काम के हिसाब से, नॉन फंक्शनल चीफ मिनिस्टर। तो इतने सारे जो कानूनी स्थितियाँ हैं, इसमें कैसे बनेंगे, एक चुनौती है। और ये अपन ऐसा मान रहे हैं कि एक पल के लिए अगर वो सत्ता में आते हैं तो तभी उस सिनेरियो में अपन बात कर रहे हैं ना, तो हो सकता है उस सिनेरियो में वापस सुप्रीम कोर्ट जाएं और कहें साहब मेरे हाथ बंधे हुए हैं, तो देखिए सुप्रीम कोर्ट क्या व्यू लेता है उस समय। तो लंबी लड़ाई है, सरकार नहीं मानेगी, फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो केजरीवाल का तो अच्छा बुरा जो भी होता है मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट की मार्फत ही होगा। बट लेट्स सी, सबसे पहली बात है कि क्या बहुमत आता है, उसके बाद ये सारी संभावनाएं होंगी। लेकिन अगर बहुमत आता है तो जो संभावनाएं हैं मैंने वो आपको बताई हैं। सर 2025 में प्रधानमंत्री मोदी के आभा मंडल में स्मृति ईरानी और अनुराग ठाकुर का भविष्य कैसे देखते हैं आप? अच्छा दिख रहा मुझे। अनुराग ठाकुर तो क्या ना, यूथ आइकॉन हैं, प्रखर वक्ता हैं, और बीच में थोड़ा सा हर आदमी निराश होता है, तो जब मंत्री नहीं बने तो मन टूटता है और कभी भरोसा भी टूटता है इंसान का, और आदमी की बातचीत में थोड़ा सा फिर रिफ्लेक्ट भी होती है बात। लेकिन समय रहते उनको संभाल लिया पार्टी ने, वे कि उनका मनोबल बढ़ा दिया। तो नरेंद्र मोदी, अमित शाह, नड्डा की तारीफ़ करते हैं, और प्रमुख मुद्दों पे पार्टी ने उन्हें अपना प्रवक्ता बनाया। और कई बार तो ऐसा लगा कि जैसे सूचना प्रसारण मंत्री के रूप में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे हैं, बोलते अच्छा हैं दैट वे जो है। तो इस, और राहुल गांधी को जम के मुकाबला किया। तो भाजपा सोच सकती है कि पार्लियामेंट के अंदर, ठीक है, विज़ाविज़ निशिकांत दुबे के अलावा भी एक प्रखर चेहरा होना चाहिए, कंपैरेटिवली मोर सोबर इन ए वे, ठीक है ना, होना चाहिए। तो ये हैं ठाकुर, तो ये एक बहुत बड़ा प्लस है इनका कि ही कैन टेक हेड ऑन राहुल गांधी बीइंग ए यंग टर्क जो है। और वैसे साफ़ सुथरे आदमी हैं, कोई आरोप नहीं किसी तरह का। तो मुझे लगता है बीच में पार्टी अध्यक्ष बनने की चर्चा चली थी, लेकिन मुझे लगता है फिलहाल तो उनके मंत्रिमंडल में आने के आसार हैं, ऐसा मुझे लगता है, जब भी रिशफल होगा। और रही बात स्मृति ईरानी की, तो स्मृति ईरानी तो एक एनिग्मा है, रहस्य कहना चाहिए। उनका फैसला तो खुद प्रधानमंत्री करेंगे जो है, लेकिन मनोबल उनका ठीक है। इन दिनों, पिछले दिनों MP चली गई थी इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस में, अब 1-2 बार जयपुर भी आई हैं, फंक्शंस में जा रही हैं, आ रही हैं। और ये तय है कि पार्टी यूज़ तो उनको करेगी, क्यों नरेंद्र मोदी जानते हैं कि पॉपुलर स्पीच का जो आर्ट है, जनता खींचने का जो आर्ट है, वो शायद स्मृति ईरानी के पास ही है। जो वो बोलती हैं कहीं पब्लिक में बोलती हैं, और वो ठीक है, उनके किस्मत ठीक नहीं थी, हार गई चुनाव, लेकिन हमला, और आज भी देखिए राहुल गांधी पे हमला करना होता है, उन्हीं को आगे करते हैं। तो ब्रांड उनका बना हुआ है राहुल पे हमला करने का। और तकदीर की बात है, राज्यसभा का टिकट नहीं मिला, नहीं आई हैं। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों लगता है एट द एंड ऑफ द डे कोई नाराज़गी भी अगर है लोगों की तो दूर होगी। और उनकी जो टैलेंट है पब्लिक स्पीच का भाजपा के लिए, उसको पार्टी रिकॉग्नाइज़ करेगी, और होगा कुछ अच्छा होगा, कुछ ना कुछ उनका। क्या होगा अब ये तो प्रधानमंत्री अमित शाह तय करेंगे जो है। सर आखिर जस्टिस चंद्रचूड़ क्यों मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष नहीं बन पाए, और आयोग के अध्यक्ष से जुड़ा हुआ जो नियुक्ति का विवाद था वो पूरा मामला क्या है? वो ऐसा हुआ कि अब देखिए अरुण मिश्रा, जस्टिस अरुण मिश्रा रिटायर हुए जून के अंदर, वो सुप्रीम कोर्ट के जज थे। कानून ये था कि चीफ जस्टिस होना चाहिए रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट का, न कि जज। लेकिन उनकी योग्यता थी, सरकार ने रिलैक्स किया कानून थोड़ा, तो सुप्रीम कोर्ट के जज थे, बने, 5 साल पूरे किए, जून में रिटायर हो गए।
तब चर्चा चली थी कि चंद्रचूड़ को बना दिया जाएगा। आम धारणा थी कि बेटर चॉइस जो है, और पढ़े लिखे आदमी हैं, वोकल हैं, लेकिन बाद में नहीं बने। हालांकि एक धारणा ये भी थी कि अयोध्या का जो फैसला दिया उसमें 4 जज जो थे वो कहीं न कहीं एकोमोडेटेड हैं अभी, तो था कि इनको भी कुछ होगा। और उसके अलावा अब ये तो मैंने कहा ना, भाग्य में नहीं था उनके बनना, जो कि पक्की धारणा थी आम जनमानस में कि बनेंगे ये। अब नहीं बने तो फिर एनालिसिस किया लोगों ने, क्यों नहीं बने। तो किसी ने ये कहा 27 के अंदर कि इन्होंने जो है वो बॉन्ड का फैसला दिया था जो थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल था जो है, फिर ये बुलडोज़र का फैसला दिया था, फिर ये मंदिर के अंदर, हालांकि वो तो भाजपा के इनडायरेक्टली बेनिफिट में है कि नहीं, एक पिंडारा बॉक्स उन्होंने खोल दिया कि जो वर्शिप प्लेसेस एक्ट 1991 में जिसे मना था, कुछ नहीं, उन्होंने कह दिया नहीं, किसी धार्मिक स्थल की पहचान को खोजना कानून के दायरे में अपराध नहीं है। उसी बात को रिवर्स किया है मोहन भागवत ने, और उसी का पक्ष लेके ऑर्गेनाइज़र अखबार वाले लोग जो लिख रहे हैं दैट वे जो है। और एक थोड़ा एक्स्ट्रा वोकल थे, मीडिया में बात करते थे, और असली बात है कि भाग्य में नहीं था। बाकी मोटे तौर पे कारण ऐसे रहे होंगे, और इनके स्थान पे जिस व्यक्ति को लिया है वो भी योग्य व्यक्ति है, साउथ इंडियन है, योग्य व्यक्ति है एक तरह से। 2 नए मेंबर भी रखे हैं। और राहुल गांधी का ये तकलीफ़ है इसके अंदर है कि भाई जो कमेटी थी वहाँ पे, जिसमें प्राइम मिनिस्टर होते हैं, होम मिनिस्टर होते हैं, ठीक है, लोकसभा के स्पीकर होते हैं, राज्यसभा के उपराष्ट्रपति अध्यक्ष हैं वो होते हैं, और 2 ये होते हैं लोकसभा और राज्यसभा विपक्ष के नेता होते हैं जो राहुल गांधी और खड़गे, ये सब लोग थे उसमें। तो 6 में से 4 लोग एक तरफ थे, 2 एक तरफ थे। तो राहुल गांधी ने वोट ऑफ डिसेंट नोट लगाया, अधिकार है आपका लगाने का, ठीक है, और 2 नाम भी दिए इन्होंने। ये मैंने पहली बार सुना इस तरह की पार्टी अपोजिशन नाम दे रहा है किसी के लिए, लेकिन ठीक उनका प्रेरोगेटिव होगा तो उन्होंने नाम दिए, उसके अंदर मेंबर्स के नाम भी दिए और इनके नाम भी दिए, और एक कहा कि अल्पसंख्यक हैं, अमुक अमुक, ये इनके कारण इनको लिया जाए। नहीं लिया, स्वाभाविक तौर पे विपक्ष को रूलिंग पार्टी कहाँ एकोमोडेट करेगी। तो उन्होंने कहा कि परंपरा ऐसी रही है पहले कि आम सहमति से होता था, और हमने जो नोट ऑफ डिसेंट लगा दिया तो आपको पीछे हटना चाहिए था रूलिंग पार्टी को, कोई नया नाम लाना चाहिए था कॉमन कंसेंसस का, जो म्यूचुअल कंसल्टेशन से तय होता। सरकार ने नहीं किया, सरकार ने हार्डकोर डेमोक्रेटिक नॉर्म्स पे काम किया, बहुमत से फैसला किया। तो राहुल गांधी की आपत्ति अपनी जगह है, बट गवर्नमेंट इज़ नॉट ऑन ए रॉन्ग फुट, दिस इज ऑल। सर, क्या अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा कर पाएगी फडणवीस सरकार? जब तक अमित शाह हैं और अमित शाह हैं कुछ नहीं होगा। 5 साल का फिर भी जीत के आएंगे, और अमित शाह हैं गृह मंत्री तो 5 साल और काम करेंगे वो। महाराष्ट्र की सरकार जो है ना, वो एक तरह से कोई वो लोकल कॉम्बिनेशन नहीं है, ये दिल्ली से बैठाया हुआ एक गणित है अमित शाह का, विद द प्रायर नॉलेज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर कि ऐसे ऐसे करना है, तभी वहाँ शांति है। वरना सत्ता संघर्ष इतना है, इंटर पावर राइवलरी तीनों के अंदर इतनी ज़बरदस्त है कि आप पूछिए मत। बस ये तो केवल अमित शाह का अनुशासन का डंडा है कि वो तीनों शांत हैं, और फडणवीस को सारा जीवन अमित शाह का आभार मानना चाहिए। नरेंद्र मोदी ने तो उनका सिलेक्शन कर दिया, ठीक है, चलाना ज़्यादा मुश्किल होता है, सिलेक्शन तो हो जाता है लाइफ में, चुनौती होती है चलाना उसको। अमित शाह का आशीर्वाद है उनको। आरएसएस कितना सपोर्ट करे फडणवीस को, वो कितने अच्छे वक्ता हों, कितने लोकप्रिय हों, कुछ भी हो वहाँ पे, ही कैन नॉट हैंडल दीज 2 पीपल, अजीत पवार एंड स्पेशली शिंदे एलोन जो है, ये केवल अमित शाह का इंटरवेंशन, और वो है कि वहाँ की सारी गणित वही बैठाते हैं, तीनों को बुला लेते हैं, बैठाते हैं। और आप देखिए ना आत्मविश्वास अपनी लीडरशिप का, जब ये नहीं बने थे तो किसी ने पूछा था ना अमित शाह से कि क्या वो बनेंगे डिप्टी सीएम, एब्रप्ट उनका जवाब था क्यों नहीं बनेंगे डिप्टी सीएम। ये होती है अथॉरिटी होम मिनिस्टर की और पार्टी लीडर की जो है, और अथॉरिटी को एक्सरसाइज करते हैं वो। तो आप निश्चिंत रहिए, आप बम्बई जाते रहिए, आप कवर करने गए थे, आगे भी जाते रहिए। 5 साल यही सरकार है वहाँ पे, अमित शाह के आशीर्वाद से और नरेंद्र मोदी की ओवरऑल क्या कहना चाहिए मोहर से ये सरकार यही है। सर, क्या अगले साल कोई संभावना है कि उद्धव ठाकरे, राहुल गांधी, शरद पवार का हाथ छोड़कर बीजेपी का हाथ थाम ले? हो सकता है, देखो उनका मन थोड़ा बेचैन है, और जनता ने जो मतदान किया है उससे सिद्ध हो गया है कि अब असली शिवसेना शिंदे वाली हो गई है एक तरह से। और इन्होंने सोचा कि हमसे गलती हुई, हिंदुत्व का कार्ड हमने छोड़ा, और एक गलती और हो गई। बाला साहब ठाकरे तो कहा करते थे कि भी अगर शिव सैनिक ने अयोध्या का तोड़ा है तो मुझे बहुत खुशी होगी। इन्होंने उल्टा किया कि जिन शिव सैनिक गए थे वहाँ तोड़ने, या 2 ईंट लगाई होंगी वहाँ तोड़ने के लिए, जो लगाया हुआ डंडा वहाँ पे जो है, तो कहा कि उनके लिए माफ़ी मांगते हैं। उल्टा हो गया ना।
और ये सेकुलर फोर्सेस के प्रभाव में हुआ होगा, दैट इज़ राहुल गांधी, खड़गे एंड अदर्स वहाँ पे जो है, तो वो थोड़ा सा अपने अकेला महसूस कर रहे हैं। 288 के सदन में 21 सीट हैं कुल, तो अब कहीं के नहीं है, केसेज वैसे चलते ही रहते हैं। लड़के का केस पुराना पड़ा हुआ है और केस बनने में कितना टाइम लगता है कोई भी। अब ये तो कमियां तो हर आदमी में हैं, हर आदमी सब्जेक्ट है इंक्वायरी का जो है। तो हो सकता है निराशा के मूड में हो, लेकिन अब प्रश्न ये आएगा उनको एकोमोडेट कहाँ करें, ये सवाल है। वो कहते हैं भाजपा के साथ हूँ मैं, अब तीसरे उप मुख्यमंत्री तो बन नहीं सकते, ठीक। तो ये एक चुनौती है कि ऐसा क्या हो, या तो ये डील हो जाए कि बीएमसी आप ले लो भाई, बम्बई में 45-65 हज़ार करोड़ की बीएमसी है और बीएमसी का राजा ही बम्बई का राजा होता है, चीफ मिनिस्टर होता है, या तो कोई ऐसी डील बैठ जाए। लेकिन ये है कि वो भाजपा के द्वार पे खड़े हैं, इन्हें अमित शाह के द्वार पे खड़े हैं बाय एंड लार्ज। सो लेट्स सी। सर 2025 की अगर बात करते हैं तो महाराष्ट्र की राजनीति में शरद पवार के रोल को आप कैसे देखते हैं? शरद पवार अब पतझड़ है जीवन में, उम्र के उस मोड़ पे हैं, रिटायर है, लेकिन वो है ना कि मन है कि मानता नहीं, वरना उनको संन्यास की घोषणा बीच में की थी एक बार, फिर वापस ले ली थी, उसको एक्चुअल कर देना चाहिए था जो है। और सत्ता का मोह भी है थोड़ा, और आदमी सोचता है कि भी चलो मैं सेटल कर लूँ इन सबको जो है। तो वो भी क्या है कि वो अमित शाह के बजाय नरेंद्र मोदी के द्वार पे खड़े हैं, उनका अंडरस्टैंडिंग या जो भी कुछ है इस तरह का उस लेवल पे है। अभी क्या हुआ, उनकी बेटी बनना चाहती थी इसमें वन नेशन वन इलेक्शन के उसमें कमेटी में, तो उन्होंने फ़ोन किया शायद प्राइम मिनिस्टर को मेरे ख्याल से, तो मान लिया उन्होंने उनकी बात को जो है। तो रिलेशन सौहार्दपूर्ण है। अभी उनका बर्थडे था, दिल्ली में मनाया उन्होंने जो है, तो अब ये था कि अजीत पवार आएंगे कि नहीं, लेकिन तो उन्होंने देखा कि इनके पाँव भी उधर ही भगवा की तरफ बढ़ रहे हैं या उम्र के इस मोड़ पे हैं, तो वो आए पत्नी के साथ, परिवार के साथ, पाँव छुए आकर के, सौहार्द बना। सरकार ने भी क्या किया कि अमित शाह तो देखो मास्टरमाइंड आदमी है ना, अजीत पवार की पत्नी राज्यसभा की मेंबर हो गई हैं और वो दिल्ली में ऑपरेट करना चाहते हैं, तो यहाँ वो अपना जमा रहे हैं काम जो है। तो उनको 11 नंबर का वो जनपथ रोड पे अलॉट हुआ, जो 7वीं कैटेगरी होती है 7, उसमें आया है। उसके ठीक सामने 6 नंबर की कोठी है, वो शरद पवार की कोठी है, वहाँ उनकी बेटी वो वहाँ पे रहेंगी, आमने सामने रहेंगी, रोज़ मिलेंगे, परिवारों में दोस्ती होगी तो एक दिन दोनों चले जाएंगे अमित शाह के यहाँ, ऐसा लगता है मुझे देर से देर। और भाजपा ज्वाइन कर लें तो भी ठीक है, नहीं कर लें तो भी ठीक कर लें, वक्त ज़रूरत। शरद पवार कैन नॉट से नो टू नरेंद्र मोदी फॉर ए वोट इन लोकसभा, दिस इज ऑल। सर, बटेंगे तो कटेंगे का लोकप्रिय नारा देने वाले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए 2025 कैसा रहेगा? वो गदगद हैं। 2024 भी अच्छा था, अंतिम समय, अंतिम जो पड़ा हुआ है 2024 का लास्ट लेग, और 25 तो अच्छा है ही जी। आप देखिए 7 सीट जीत ली 9 में से, चमत्कार। सारी बातें ख़त्म, कोई सलाह, कोई परिवर्तन, कोई मंत्रिमंडल में परिवर्तन, इधर उधर सब समाप्त। योगी फैक्टर रिवाइव। और फिर आप देखिए उसमें उसके आगे जो है अब एक कुंभ आ गया, महाकुंभ आ गया, अगले 3 महीने यही चलता रहेगा। 45 करोड़ व्यक्ति देश से आएंगे, देश विदेश से। प्रधानमंत्री भी 4 बार आएंगे, अमित शाह भी आएंगे, सब लोग आएंगे। तो आभा मंडल का केंद्र बिंदु कुंभ के उससे योगी रहेंगे। फिर संभल की घटना होगी, बैठे बैठाए देखिए जो है ये। तो कुल मिला क्या है कि आज वो अपनी लोकप्रियता के चरम पे हैं उत्तर प्रदेश में, और यही स्थिति रही तो फिर 2027 में योगी का लौटना निश्चित है। उनकी निगाहें 2027 में हैं, तो खुश हैं वो, उनकी टीम भी खुश है सारे जो है। अभी उनके प्रधान सलाहकार हैं एक अवनीश अवस्थी जो हैं, वो आए थे, बहुत आत्मविश्वास में थे, खुश थे। हैं तो सलाहकार अभी, लेकिन वो भी एक फ्रेंड फिलोसोफर गाइड के रोल में रहते हैं। वैसे तो क्या है ना कि महाराज के जीवन में कोई ऐसा इस तरह का नहीं, लेकिन उन पर भी आशीर्वाद है संजय प्रसाद और शिशिर के अलावा जो है, और चीफ सेक्रेटरी के साथ जो है। तो जो टीम है योगी की ब्यूरोक्रेटिक टीम, वो बड़े मतलब नैतिक उफान में है और मोराल बहुत हाई है सबका। वो ये प्रेजेंट करता है, ये मतलब रिप्रेजेंट करता है कि योगी कितने खुश हैं इस समय और योगी कितनी कमांड में है। अभी वो निमंत्रण बांटने आए हैं, राष्ट्रपति से मिले हैं, सबसे मिले हैं। क्या उनके चेहरे पे चमक है आप देखिए, आत्मविश्वास, खुशी की चमक है। तो योगी इज़ फाइन फॉर अनदर आई थिंक 2027, लगता यही है।
सर, हाल ही में हुए उत्तर प्रदेश में उपचुनाव में हारने के बाद अब 2025 में बिहार और दिल्ली में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में क्या रहेगा अखिलेश यादव की पार्टी का रोल? अखिलेश यादव थोड़ा आदमी अच्छे हैं लेकिन डिमोरलाइज्ड हैं, क्योंकि नेता का मनोबल और आत्मविश्वास तो चुनाव के परिणाम से बनता बिगड़ता है ना। अब 2 सीट आई, पिछली बार योगी ले गए 7 सीट। हालांकि वो कहते रहे कि पुलिस और मेरे बीच चुनाव था, चुनाव योगी मेरे बीच नहीं था, वो अलग बात है। यूपी में हर उपचुनाव में पुलिस की अलग ही कथा चलती है पिछले 20 साल से, वो सेपरेट इशू है। अब वो चाहते थे हरियाणा में राहुल गांधी से कि भाई 1 सीट तो, कोई सीट तो मिले, 2-4, एक भी सीट नहीं मिली हरियाणा में उनको। व्यथित थे, राहुल के साथ चलते थे और धारणा बनी थी 2 लड़के 2 बॉयज़। देखिए पॉपुलर टीम थी ना, शोले फिल्म की तरह जो भी था जो है। उनको दुख हुआ कि मेरे लिए 1 सीट भी नहीं है। फिर मुद्दा आया महाराष्ट्र का, तो अखिलेश यादव ने अपने बिहाफ पे 7 अपने कैंडिडेट सपा के अनाउंस कर दिए। कांग्रेस नहीं मानी, केवल 2 दिए। अगेन हर्ट जो है। फिर ये 2 जो घटनाएं हो गई तो मन टूट गया, तो आगे केजरीवाल के साथ एक महिला सम्मेलन में साथ खड़े हो गए। तो केजरीवाल ने कुछ नहीं दिया। 70 सीटें, 70 पे आपके नॉमिनी जा रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अखिलेश यादव को कोई सीट नहीं चाहिए दिल्ली के अंदर। उनको मैसेज देना था कि मैं अब आपके साथ नहीं हूँ राहुल गांधी, अब मैं इनके साथ खड़ा हूँ और मैं मुस्लिम वोट जो है इनको दिलाऊंगा जो कांग्रेस को पढ़ते थे दिल्ली में, और उसका इम्पैक्ट यूपी में होगा जा कर के। तो इस तरह की बैटल ऑफ विट्स जो है ना, वो मुझे लगता है। और अखिलेश यादव अभी तो इसी स्थिति में, वैसे वाइब्रेंट लीडर हैं वो, जब भी उनका मौका आएगा यूपी में, कभी यूपी में योगी के बाद तो वही चॉइस है, एज एंड व्हेन। सर, अब अगर बिहार की बात करें तो क्या नवंबर 2025 में बिहार में होने वाला विधानसभा चुनाव, क्या उसके जल्द होने की संभावना है? और आखिर क्यों पटना में एनडीए में इतनी खलबली मची है? क्या 2025 में बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री बन सकता है क्या? ये एक पेचीदा सवाल है, लेकिन मेरे पास इसका उत्तर बहुत आसान है। 2025 की भविष्यवाणी, बिहार में चुनाव बहुत जल्द होने वाले हैं, ऐसा मेरा आकलन है, ठीक है। और वो कैसे है कि एक आम सहमति का प्रस्ताव बन गया है कि भारत रत्न दे दिया जाए नीतीश कुमार को, रिटायर कर दिया जाए। अपनी पार्टी हमें सौंप दो, अपनी सरकार हमें सौंप दो, हमारा मुख्यमंत्री बैठा दो, ठीक। हम वैसे भी 74 हैं, आप 43 हो, ताजपोशी करा दो, ठीक है। तो इस प्लान पे अगर सहमति हो गई है, अगर प्रस्ताव है, सहमति हो गई है, तो फिर क्या होगा? अभी इसी 26 जनवरी से पहले भारत रत्न की घोषणा हो सकती है नीतीश कुमार के लिए, और इसके लिए होमवर्क पूरा हो गया है। संजय झा जो स्पोक्स पर्सन हैं, और देखिए संजय झा की मतलब डिप्लोमेसी और कुशलता, वो नीतीश कुमार के भी स्पोक्स पर्सन हैं और टू सम एक्सटेंट अमित शाह के भी वो प्रतिनिधि हैं, या उनके आशीर्वाद से स्पोक्स पर्सन हैं उनके भी। उन्होंने कह दिया है कि भाई भारत रत्न दिया जाए। और जो भाजपा के एक जो आक्रामक एग्रेसिव मिनिस्टर हैं गिरिराज जी, उन्होंने भी कह दिया भारत रत्न दिया जाए। तो पटकथा पूरी लिखी जा चुकी है। तो 26 तारीख को अगर भारत रत्न मिलता है तो 10 दिन बाद जो है 10 फरवरी को विधानसभा का, 10 या 5 फरवरी को है विधानसभा का सत्र जो है आहूत होगा, बजट सेशन जो है, और उसमें बड़ी बड़ी घोषणाएं होंगी। नारी सम्मान की घोषणा होगी, 1500 रुपये प्रति माह हर महिला को मिलेगा। महाराष्ट्र की तरह 3 महीने का एडवांस खाते में चला जाएगा, और वृद्धावस्था पेंशन बढ़ जाएगी। यूथ किसानों के लिए कुछ हो जाएगा। अप्रैल में चुनाव हो जाएंगे, और भाजपा 99% अपने बल पे सरकार बना लेगी। नहीं भी होगी तो नीतीश कुमार के सारे लोग जो हैं, जो वैसे आतुर हैं अमित शाह के यहाँ, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, उस पर जो है आ जाएंगे। तो बिहार इज़ मोरगेज टू बीजेपी नाउ, ऐसा मेरा है। चुनाव भी जल्द हो सकते हैं, और भाजपा के नियंत्रण में चला गया है बिहार, मुझे ऐसा लगता है। दिस इज़ ऑल। एक तो दूसरा आपका फिर ये सवाल था कि इतनी उखाड़ पछाड़ या ये सब क्यों है, तो वो इसलिए भी रहती है कि डर रहता लोगों मन में कि नीतीश कुमार कहीं पाला तो नहीं बदल लेंगे। फिर उनकी छवि ऐसी है कि कहीं सब प्लान फेल हो जाए और कहीं और चले जाएं, कुछ कर लेंगे। तो सरकार की निगाह रहती है उस पर, और सब देखते रहते हैं कि कहाँ क्या हो रहा है। लेकिन ब्रॉडली मैंने जो आपको जो प्लान बताया है, इसी प्लान पे काम होगा, और ये शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण जिसे कहते हैं ना, विदाउट एनी ब्लड शेड, पावर विल शिफ्टेड टू बीजेपी इन पटना।
सर, मैंने सुना है कि नीतीश कुमार की याददाश्त बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई है, क्या इसको लेकर के आपके पास कोई जानकारी? वैसे तो उम्र के साथ होता है, वो शायद 73 हैं मेरे ख्याल से, मैं 75 हूँ। मेरे को भी याददाश्त कभी कोई आदिति कहती है, मैं कहता हूँ भूल गया था। मैंने कहा कल फ़ोन किया था तुम्हें, उठाया नहीं तुमने। क्या नहीं सर फ़ोन नहीं किया था, आपने इतने बजे फ़ोन किया। तो मैंने कहा मेरी याददाश्त चली गई, हो सकता है ऐसा हो थोड़ा जो है। पर उनकी तो वास्तव में थोड़ा सा, या तो जो भी है, अब ये घटना ऐसी हुई जिससे लगा कि भाई ये याददाश्त चली गई, उम्र के साथ कम हो गई है, चली गई मतलब ये भी कम हो गई थोड़ा। तो घटना बताई कुछ लोगों ने कि शिकागो में बिहार के लोग रहते हैं, NRIs, उनका बड़ा अच्छा कारोबार है, ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं। सब ने मन बनाया कि आप लौट चलें, बिहार चलते हैं, यहाँ पैसा बना लिया, अब वहाँ चल के इन्वेस्ट करते हैं बिहार के अंदर, एक नया विकसित बिहार बनाएंगे, समृद्ध बिहार बनाएंगे। तो नीतीश कुमार ने एग्री किया कि शिकागो आप आइए, हम एक बड़ा NRI शिखर सम्मेलन करते हैं बिहार इन्वेस्टर्स का, और 10,000 इन्वेस्टर पूरे संसार से जो बिहार के रहने वाले हैं वो इकट्ठे करके लाएंगे, आप आइए भाषण दीजिए। तो उनके हिसाब से उन्होंने उनको हाँ कह दिया। अभी इसी में जाना था, जनवरी के फर्स्ट वीक में, तो जनवरी का फर्स्ट वीक आ गया ये। तो उन लोगों ने जगह तय कर ली, कार्ड वार्ड छपवा लिए और सब अपना जो होता है सब हो गया। अब पता लगा एक मंत्री का यहाँ से फ़ोन गया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, आप इसको आगे खिसका दीजिए। तो उनकी चिंता हुई, तो शिकागो से भाग के लोग आए। अब आजकल इंटरनेशनल ट्रैवल तो ऐसा हो गया ना, जैसे यहाँ से जयपुर जाना या यहाँ से पटना जाना, लोग आ जाते हैं तुरंत जो है। आ गए भाग के शिकागो से कि सर ये क्या हुआ। तो बातचीत हुई, डिस्कशन हुआ, तो पता लगा कि उनको याद नहीं रहा होगा कि उन्होंने कभी कमिट किया था ये। तब नए सिरे से तैयारी हो रही है, नए सिरे से बात हो रही है, तो हो जाता है उम्र के साथ साथ ऐसा। और वैसे भी हुआ ऐसा, लेकिन अभी वो इतने सेंसेस में तो हैं कि अपने भविष्य के बारे में बहुत अच्छे से प्ले करते हैं अपने पॉलिटिक्स को जो है। सर ठीक वैसे अभी पटना में भी एक बिजनेस कनेक्ट 2024 हुआ, जो कॉन्क्लेव था, उसमें भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं पहुंचे। हाँ, ये भी अजीब बात है, कोई समझ में नहीं आई बातें। हुआ था 19-20 दिसंबर को था, अभी बहुत अच्छा था, सारे उद्योगपति बड़े बड़े आए वहाँ पे। और कॉन्क्लेव में कल्चर होगी, उद्योगपति ज़्यादातर मुख्यमंत्री से मिलने आते हैं, फिर क्या MOU साइन कर देते हैं। MOU होता है नहीं होता है, लेकिन CM से मुलाकात हो जाती है, स्टेट में छोटे मोटे काम भी हो जाते हैं, एक रेपो बनता है आपका जो है। उद्योगपति आए, सब लोग आए, ऐन वक्त मैसेज आया कि उनके तो जुकाम हो गया है। अब बताइए, जुकाम हो गया है, आए न्यूज़ के अंदर। अपने डेपुटी हैं शायद, सम्राट चौधरी हैं शायद, वहाँ जो है फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं, उनको भेज दिया वहाँ पे। अगले दिन था, अगले दिन भी नहीं आए। फिर उसको विजय सिन्हा डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं वहाँ के, उनको भेज दिया वहाँ पे, वो लोग आए। तो कोई चार्म नहीं था इन्वेस्टर के अंदर, सब CM से मिलने आते हैं, CM के चेहरे पे आते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए था, बैड इन टेस्ट, पुअर इन टेस्ट। सर नीतीश कुमार के कई करीबी अफसर अब ED और IT के शिकंजे में हैं, जबकि नीतीश कुमार की जो पार्टी है जनता दल यूनाइटेड, वो नरेंद्र मोदी का समर्थन दे रही है। आप इसे कैसे देखते हैं विरोधाभास को? ये अनफॉर्चुनेट भी है और एक रहस्य भी है, और नीतीश कुमार का के पार्ट पे वीकनेस भी है, अपनी ब्यूरोक्रेसी को सपोर्ट नहीं कर सके। जिस ब्यूरोक्रेसी ने उनके कहने पे सारी फाइलें साइन की, जिस ब्यूरोक्रेसी ने सारे प्रस्ताव पारित किए होंगे, जो अफसर उनके करीब रहे होंगे, उन पे ED की रेड हो रही है या इनकम टैक्स की हो रही है या CBI वाले जा रहे हैं। तो एक विचित्र बात है, कुछ लोगों ने कहा केंद्र दबाव बना रहा है नीतीश कुमार पे, वो एक अलग पहलू है, बना रहा है कि नहीं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि नीतीश उनके लिए, उनके साथ खड़े क्यों नहीं हुए। तो सारे देश की ब्यूरोक्रेसी में नीतीश कुमार के लिए एक नेगेटिव मैसेज गया है कि ये अपने व्यक्ति के साथ, अपनी ब्यूरोक्रेसी के साथ खड़े नहीं होते हैं। जबकि और आप देखिए, राजस्थान में देखिए कितना अच्छा मैसेज है चीफ मिनिस्टर के लिए, नो वेंडेटा, नेको वेंडेटा करता है ना, वो खुद करते हैं और ब्यूरोक्रेसी के साथ खड़े होते हैं। बहुत से लोग हैं, ज़माने में जो है गहलोत खड़े होते थे ब्यूरोक्रेसी के साथ, वसुंधरा खड़ी होती थी, न जाने कौन कौन खड़े होते हैं हर राज्य में। फडणवीस देखिए, ब्यूरोक्रेसी के साथ खड़े होने वालों में सिरमौर आदमी है देवेंद्र फडणवीस। वहाँ एक BMC कमिश्नर थे पहले, मिस्टर चहल, कोई बातचीत चली, उनको दिल्ली प्रमोशन हो गया था उनका, तो कहा दिल्ली में सेक्रेटरी बनाते हैं भाई, तो तय हो गया। वो भाग के फडणवीस के यहाँ पहुँचे, गॉडफादर। तो उन्होंने बात की प्रधानमंत्री से, उसको रोका, वहीं चीफ सेक्रेटरी बनाया। तो पूरी ब्यूरोक्रेसी में मैसेज गया कि राइट वी स्टैंड विद फडणवीस, ही प्रोटेक्ट्स हिज मैन, ही स्टैंड्स विद हिज मैन। नीतीश कुमार रहन अवे एक तरह से, मैं नहीं कहता वो गलती पे थे, अफसर भले गलती पे होंगे,
और कानून जब एक बार पकड़ता है तो अच्छे फिर बचा नहीं पाते आपको, एक अलग इशू है। लेकिन मोरल सपोर्ट तो दो उनको, वो मोरल सपोर्ट नहीं दिया तो बिहार की ब्यूरोक्रेसी मेरे ख्याल से मेंटली अपसेट है नीतीश कुमार के इसमें इंटरवेंशन नहीं करने से। करना चाहिए, मेरिट पे होना चाहिए, लॉ मस्ट टेक इट्स ओन कोर्स, जो ठीक है, लेकिन मोरल सपोर्ट चीफ मिनिस्टर का तो दिखना चाहिए उन लोगों के साथ जिन लोगों ने उनके कहने से काम किए। सर 2025 में बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर का क्या रोल देखते हैं आप? रोल कुछ तो बनेगा, अभी तक तो किस्मत ने ज़्यादा उनका साथ नहीं दिया है, पॉपुलर आदमी हैं। अभी तो वो वहाँ की जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन है उसके एक पेपर को कैंसिल करने के लिए, और जो वहाँ पे भ्रष्टाचार आम बात है, परीक्षाओं में आरोप लगता है, उसको दूर करने के लिए छात्रों से आंदोलन कर रहे हैं। उनका कहना है कि 8-10 हज़ार छात्र, पहले तो रैली की परमिशन नहीं मिली थी, अब घुस गए होंगे वहाँ गांधी मैदान में, पटना में जो है वो भी वहीं हैं, तो पुलिस कुछ पकड़ के लेगी, अपनी वो लीडरशिप को एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक बेसिक बात ये है कि पिछले जो उपचुनाव हुए थे 4 सीट के, इन्होंने पार्टी बनाई अपने 4 उम्मीदवार खड़े किए, उसके अंदर जो है 4 हार गए उम्मीदवार, लेकिन 2 उम्मीदवार इतने से वोट लाए थे कि उन्होंने बीजेपी को फ़ायदा मिला उसका, आरजेडी का उम्मीदवार हार गया। तो एक गेम स्पॉइलर कह दो या किंग मेकर कह दो, उस रोल में वहाँ वो आ गए हैं। तो छोटे से प्रयोग के अंदर उनके कारण से भाजपा को 4 सीटें मिली, जबकि उनमें से 3 सीट ऑलरेडी इंडी के पास थीं, वो इस व्यक्ति के कारण से उधर चली गई। तो बीजेपी के लिए यूज़फुल हो गए हैं पीके, और पढ़े लिखे आदमी, स्मार्ट आदमी हैं, तो आने वाले चुनाव में रोल तो उनका कुछ न कुछ रहेगा। अब देखने की बात है कि खुद कितनी सीटें मांगते हैं, कोई गठबंधन करते हैं या खुद अपने बूते लड़ते हैं, या किस किस को नुकसान पहुंचाते हैं, किसको फ़ायदा पहुंचाते हैं, बट ही इज़ ए रेलेवेंट पर्सन इन बिहार पॉलिटिक्स एट द मोमेंट। सर एक सवाल ये भी है कि आखिर नरेंद्र मोदी क्यों लेकर आए हैं आरिफ मोहम्मद खान को केरल से बिहार, और क्या रघुवर दास का रोल हो सकता है? खान साहब जो है एक हार्डकोर गवर्नर हैं और सूट करता है सबको उनका। वहाँ कैबिनेट सरकार थी, लड़ते झगड़ते 5 साल हो गए, अब नियुक्ति मिली है तो ये भी 5 साल के लिए मानी जा रही है। बहुत कम गवर्नर ऐसे हैं जिनको दूसरा टेन्योर मिला है। अब आनंदीबेन उनके पास है, या गुजरात गवर्नर है, उनका चल रहा है इस तरह का, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं दोनों, यूपी और गुजरात में जो है। तो खैर इनका हो गया एक्सटेंशन। अब दुविधा इस बात की है कि यहाँ तो एनडीए सरकार है, ये गवर्नर ज़्यादा मुख्यमंत्रियों से लड़ने के लिए जाने जाते हैं एक तरह से, मतलब भाई उस तरह से, ये केप्स चीफ मिनिस्टर से एट बे, यो मान लो इसको जो है, तो वहाँ तो कोई रोल रहेगा नहीं। एक संभावना थोड़ी सी बनती है उसके अंदर कि कल को लालू यादव के कुछ लोग फिर अगर पार्टी तोड़ के उधर जाना चाहें और ऐसी स्थिति बने तो गवर्नर का रोल बनता है, उसकी भी संभावना बहुत कम है अभी। तो बस लगा दिया होगा भाई मुस्लिम है, बिहार में मुस्लिम कार्ड भी है कुछ, और फिर कुछ ऐसा सोचा होगा अमित शाह ने जो हम नहीं सोच सकते, तो लगा दिया, उनको रिहेबिलिटेशन मिल गया। ये समझ लो कि 5 साल में लड़ते रहे, उससे उसका पुरस्कार मिल गया, तो ठीक है, बिहार में रहेंगे, एनडीए सरकार है, तो कोई बहुत ज़्यादा ऐसा रोल दिखता नहीं। सर 2025 में क्या जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा? पहले लगता था मुझे, अब डाउटफुल है, क्योंकि केंद्र ने मन बनाया है और सही मन बनाया कि जब तक हालात नॉर्मल नहीं होते, जब तक शांति नहीं होती, जब तक ग्रेनेड के अटैक बंद नहीं होते, जब तक पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म वहाँ रुकता नहीं है, तब तक क्या करेंगे करके ये सरकार ही बना दी हमने, ये भी काफ़ी बड़ी बात है। और मैंने पहले कहा था कि सरकार किसी की बने, उग्रवाद वापस लौटेगा, उग्रवाद आ गया वापस, आप देख रहे हैं। तो फ़िलहाल तो मुझे 2-4-6 महीने तो कोई चांस ऐसा नहीं लगता है कि वहाँ पूर्ण राज्य का दर्जा मिले, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। और वो लोग भी दे हैव नो मॉरल अथॉरिटी टू से, क्योंकि शांति पूरी स्थापित नहीं हुई है, और शांति अगर स्थापित नहीं हुई तो स्टेट गवर्नमेंट भी उतनी रिस्पॉन्सिबल जितनी सेंट्रल फोर्सेस हैं। तो अभी तो मुझे नहीं लगता कि कोई रहेगा, स्टेटस को रहेगा अभी, इट लुक्स लाइक दैट। सर तमिलनाडु के बीजेपी अध्यक्ष अन्नामलाई का 2025 में आप क्या फ्यूचर देखते हैं, और क्या आपको लगता है यहाँ पर बीजेपी और डीएमके का गठबंधन हो पाएगा? अन्नामलाई काफ़ी जुझारू नेता हैं, लूज टॉक ज़रूर करते हैं, दिक्कत होती है उससे, मैच्योरिटी थोड़ी कम है, रिटायर्ड आईपीएस अफसर हैं, पॉपुलर फेस हैं वैसे अपने आप में। उनकी ज़िद थी उस समय यहाँ केंद्र के साथ कि भाई आप गठबंधन एआईडीएमके से तोड़ दीजिए, हम अकेले लड़ेंगे, ज़्यादा सीटें लेके आएंगे। अमित शाह ने, नरेंद्र मोदी ने उनकी बात मानी
वो खुद भी हार गए, भाजपा भी हार गई, कोई सीट नहीं मिली, तो उनका ग्राफ नीचे गिरा। लेकिन कोई विकल्प नहीं है वहाँ पे जो है, तो उन्होंने कहा मैं इस्तीफ़ा देता हूँ, इस्तीफ़ा नहीं हुआ। तो वही भाजपा का चेहरा अभी वही है। फिलहाल एक वहाँ पे चेन्नई में एक मेडिकल, अन्ना मेडिकल हॉस्टल में एक युवती के साथ कुछ हो गया था, ऐसा उत्पीड़न टाइप केस। वो बॉयफ्रेंड के साथ जा रही थी, किसी ने फिल्म बना ली, कुछ और कर लिया ऐसा। तो सरकार को भी घेरे हुए इस मुद्दे पे, एक तरह से कपड़े वपड़े उतार कर कह रहे मैं 5 कोड़े मारूंगा अपने बदन पे, और यूँ कुछ ड्रामा इस तरह का जो वो वहाँ पे चल रहा है सारा। मेन बात यह है कि क्या आने वाले दिनों में एडीएमके या डीएमके के साथ भाजपा गठबंधन होगा क्या नहीं। एडीएम का तो मैंने बताया वो चॉइस हमेशा अवेलेबल है आपके पास। डीएमके का क्या है, ये चॉइस आपके पास नहीं है। डीएमके चाहेगा तभी ये चॉइस है, बॉल इज़ इन देयर कोर्ट। लेकिन उनका ये मन है। पिछले दिनों राजनाथ सिंह गए थे एक फंक्शन में करुणानिधि के, उसमें बहुत अच्छा बोला उनके लिए, व्यक्ति प्रभावित होता है। तो धारणा बनी, संभावना बनी कि ये भी भाजपा में आ सकते हैं। अभी कोई ख़ास ज़रूरत ऐसी है नहीं, गवर्नमेंट कंफर्टेबल है, सरकार भी वेट कर रही है, थोड़ा और नीचे आए वो, ऐसा लगेगा गवर्नमेंट को तो डीएमके के साथ भी कर सकते हैं। आइदर 2 के साथ होगा, किसी एक के साथ होगा। अभी कोई इमीडिएटली चुनाव है नहीं ऐसा। एट द मोमेंट तो केवल एडीएम के साथ ही गठबंधन की बात हो सकती है, लॉन्ग शॉट में डीएमके के साथ भी हो सकती है। सर, तकदीर के मारे साउथ के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन का फ्यूचर क्या देखते हैं? क्या आपको लगता है कि 2025 में राजनीति में वो एंट्री करेंगे, इसकी कोई संभावना है? उनका भविष्य अच्छा है। उनकी अभी जो पिक्चर आई है पुष्पा 2, 1700 करोड़ का बिजनेस किया है, सारे संसार के फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं उसने। और बाकी आपने ठीक कहा, तकदीर के मारे उनकी जन्मपत्री खराब थी, फिल्म सुपर हिट हुई, मन में उत्साह आया, आयोजक मानते नहीं हैं, बुला लेते हैं, चले गए, बाहर कार में बैठ के देख रहे थे वहाँ से, तो भगदड़ मच गई। कार से निकल के बाहर आए देखने के लिए, भगदड़ मच गई, एक महिला मर गई, सब हो गया। अब उनका तो कोई दोष था नहीं इसके अंदर, उन्होंने तो भड़काया नहीं था भीड़ को कि स्टैम्पेड में एक महिला की डेथ हो गई। पुलिस के हाथ में क्या क्वेश्चन रहता है, पुलिस खिलाफ है उनके, क्योंकि मुख्यमंत्री खिलाफ है, आंध्रा वर्सेस तेलंगाना का विषय है कुछ, और उनको लगता है कि जनता का हीरो नहीं बने, जो भी कुछ कारण है, तो पुलिस ने उनको भी बुक कर दिया उसी धाराओं के तहत जो है, तो गिरफ्तार हो गए। देखिए, हाई कोर्ट ने तुरंत जमानत दी तो कागज़ नहीं पहुंचा। तो ज़िंदगी में पहली बार एक सुपरस्टार जिसका कोई दोष नहीं था, वो 10 घंटे जेल में रहा। इमेजिन व्यक्ति का भाग्य कि लिखा था जन्म पत्री में कि 8 घंटे जेल में रहना है उस सुपरस्टार को जिसका कोई कसूर नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। और फिर चूँकि पॉलिटिकल राइवलरी में कन्वर्ट हो गया मामला, तो ऐसा कहते हैं कि जो कुछ लोग हैं वहाँ के यूथ के विंग के, तो मुख्यमंत्री कहते हैं मिलने वाले हैं, तेलंगाना कांग्रेस चीफ मिनिस्टर हैं, ऐसा कहते हैं मिलने वाले हैं। अब ये इम्पोर्टेंट नहीं मिलने वाले हैं कि नहीं, उन जाकर उसका घर तोड़ दिया, घर पे तोड़ फोड़ कर दी जो है जाके, और कोई ऐसा खास प्रोटेक्शन नहीं आया। तो एट द मोमेंट ही इज़ वेरी अपसेट मैन। तो मैंने सुना भाग के वो उसके पास पहुँचे, केसीआर के पास, जो पहले मुख्यमंत्री थे, कि भाई ये क्या है, तो उनका आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा। तो वो उनके साथ होने जा रहे हैं, हो सकता है उनके टिकट पे किसी चुनाव भी लड़ सकते हैं, कि उनको भी ऐसा लगा जीवन में पहली बार कि कोई ना कोई पॉलिटिकल सपोर्ट होना ज़रूरी है लाइफ में, खाली मेरिट और फिल्में नहीं चलेंगी, ऐसा उनको महसूस हुआ जो है। और वैसे भी क्या है कि सरकार जो है वहाँ तेलंगाना की जो सरकार है अभी हैं, वो अनपॉपुलर हो रही है। एक तो बड़ा मूव यही हो गया, इसमें उनको लगा था कि हम हीरो हो जाएंगे, गरीबों में हीरो हो जाएंगे, जो है कुछ नहीं हुआ, उल्टा पड़ा दाव उनका जो है। तो बहरहाल आपके सुपरस्टार जो है उसके ब्रांड को ज़बरदस्त धक्का लगा है, लेकिन जनता में पॉपुलैरिटी इतनी है कि नुकसान 20% से ज़्यादा का नहीं होगा। अगली फिल्म करेंगे तो शायद हो सकता है वो भी हिट हो। सर, नरेंद्र मोदी, अमित शाह ने राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में जो पार्टी के आम कार्यकर्ताओं को मुख्यमंत्री पद पर बिठाने का प्रयोग किया था, आप उसका भविष्य 2025 में कैसा देखते हैं? वैसा ही भविष्य है जैसा 2024 में था, वो सभी चल रहे हैं अच्छे से, तो इमीडिएट तो कोई चेंज ऐसा दिखाई देता नहीं है। और बाकी क्या होता है, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, ये भाग्य से बनते हैं, भाग्य से उतरते हैं। अपेरेंटली राजस्थान का मुझे मालूम है, रहता हूँ, तो काम अच्छा हो रहा है। अभी एक 35 लाख करोड़ का MOU साइन हुए, राइजिंग राजस्थान हुआ। अभी 9 जिलों का एक फैसला कोई हो गया था, प्रैक्टिकल नहीं था, बड़ा बोल्ड डिसीजन था, सरकार ने कर दिया उसको जो है। इसके पहले दुनिया भर के फैसले सरकार वहाँ पे कर रही है, जनता से जुड़े हुए फैसले हैं। तो बाय एंड लार्ज क्या है कि चीफ मिनिस्टर हैं वहाँ पे,
भजन लाल शर्मा जो है अभी तो स्ट्रांगली इन कमांड हैं, और प्राइम मिनिस्टर आए थे, तारीफ़ करके गए, तो सबके मन में उत्साह है वहाँ राजस्थान में तो कि अभी कम से कम साल भर तो पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं है, तो अच्छा काम करो तो आगे भी चलेंगे साथ जो है। मध्य प्रदेश का जो है वो राजस्थान की तुलना में कम है थोड़ा वहाँ पे जो है, लेकिन ये सुना है कि उसने अपना रेपो जो है या वेवलेंथ से उसकी दिल्ली में ठीक हो गई है थोड़ा तभी। और छत्तीसगढ़ भी ये स्थिति है कि सरकार तो अच्छा काम कर रही है। अभी 1 साल पूरा हुआ इन तीनों को, भजन लाल को, यादव को और उसको छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर को जो है, तो सारी योजनाएं इन्होंने अपने अपने हिसाब से की हैं वहाँ पे। और एट द मोमेंट तो आई थिंक दे आर स्टेबल ऑल द 3। उड़ीसा के बहुत नए हैं, अभी तो 6 महीने हुए हैं। प्रधानमंत्री का मन है उड़ीसा को डेवलप करने का और अपना बीजेपी के पांव मजबूत करने का। तभी DG-IG कॉन्फ्रेंस हुई थी, वहाँ प्रधानमंत्री गए थे, गृह मंत्री गए थे, तो इससे पहले भी वहाँ की सरकार ने कई घोषणाएँ की हैं वहाँ पे जो है। तो कुल मिला के ही इज़ न्यू टू स्टार्ट, उनका मूल्यांकन करना विल बी नॉट फेयर। अभी 3-4 महीने 6 महीने हुए हैं उनको जो है, लेकिन ये जो बाकी 3 लोग हैं ये ठीक हैं। और जैसा मैंने आपसे कहा कि हर सरकार में हर नए मुख्यमंत्री प्रति विरोध का भाव भी स्वर भी लोगों में रहता है, पर एट द मोमेंट इन तीनों में अभी कोई परिवर्तन दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसा मुझे लगता है जो है। सर इसी तरीके से उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी को लेकर के क्या है आकलन आपका? धामी लकी है, धामी हैंडसम है, काली टोपी लगा के लाल टोपी लगा के चेहरे के साथ जनता में आता है, पॉपुलर है वहाँ पे, प्रधानमंत्री का लाडला है। बद्रीनाथ केदारनाथ प्रधानमंत्री जाते हैं, उनका इलाका है, वो वहाँ काम करता है, PMO में अच्छा उसका तालमेल जो है, खुश है, ज़्यादा महत्वाकांक्षा नहीं है। बाय एंड लार्ज सरकार अच्छा काम कर रही है। और मैंने ये देखा कि बता रहे थे कि 3 साल में 17,000 लोगों को नौकरी दे दी, और GDP कहते हैं कि 3 साल हो गए उनको वहाँ पे, कहते हैं 30% बढ़ गई, और पर कैपिटा इनकम 26% बढ़ गई। चमत्कार। ये शायद इसलिए हुआ होगा कि टूरिज़्म बहुत ज़बरदस्त बढ़ा है उत्तराखंड में पिछले 2-3 सालों में, ज़बरदस्त जिसे है। तो वो फर्मली इन सेटल है, मजबूत है और अच्छा काम कर रहे हैं। वहाँ परिवर्तन के कोई आसार नहीं है। जैसे मैंने आपसे कहा ना, इन 3 राज्यों में तो भाग्य का पॉइंट है, वो सभी है, लेकिन वो ज़्यादा मजबूत स्थिति में है वहाँ पे उत्तराखंड, और ठीक काम कर रही है सरकार। सर इसी तरीके से भगवंत मान को लेकर के आप क्या कहेंगे? ही इज़ ए जेंटलमैन चीफ मिनिस्टर कंपैरेटिवली, कोई ज़्यादा झगड़ों में नहीं है। पंजाब बंद है, डील कर लेते हैं, और चांस की बात है गवर्नर भी अच्छे हैं वहाँ पे। गुलाब चंद कटारिया RSS के पुराने व्यक्ति हैं, गंभीर हैं, सीजनड हैं, वेंडेटा नहीं करते हैं। और वो एक अलग बात है, सैद्धांतिक तौर पे दोनों की बनती नहीं होगी, चीफ मिनिस्टर गवर्नर की, वो है, लेकिन अपनी तरफ से कोई वो उनकी तरफ से ऐसा नहीं रहता है। तो एक अच्छा तालमेल है, एक सरकार चल रही है वहाँ पे जो है। गवर्नर भाजपा का है और वो मुख्यमंत्री आप पार्टी का है, लेकिन साइलेंट है, वहाँ कोई झगड़े नहीं है दिल्ली की तरह। दैट वे लेट्स होप एंड विश कि कोई दिल्ली वाले झगड़े वहाँ नहीं हों और सरकार अच्छे से काम करे। अल्टीमेटली तो हर पॉलिटिकल पार्टी जनता का भला चाहती है, तो ठीक है, पंजाब इज़ फाइन। सर 2025 में भूपेंद्र पटेल को लेकर के आपका आंकलन क्या है? भूपेंद्र पटेल तो देखो गुजरात में क्या नरेंद्र मोदी की खड़ाऊ लेके बैठे हुए हैं, ठीक, और सही आदमी चुना है उन्होंने वहाँ पे। मैं गुजरात जाता हूँ, कई फंक्शंस में देखता हूँ, तो वहाँ क्या है कि वो आम आदमी के मुख्यमंत्री हैं जो है, आम आदमी की एक्सेस है, हर किसी से मिल लेते हैं, हर किसी फंक्शन में चले जाते हैं, उसमें चले जाते हैं, किसी विवाद में नहीं आते, हार्डकोर ऑनेस्ट हैं। और सबसे बड़ी बात वरदान उनको है कि उनकी ब्यूरोक्रेसी, CMO की टीम बहुत अच्छी है ब्यूरोक्रेसी की। उसमें चीफ सेक्रेटरी हैं, DGP हैं, CMO का स्टाफ है, वहाँ एक महिला सेक्रेटरी हैं अवंतिका सिंह, वही डायनेमिक ऑफिसर हैं, डायनेमिक जो है। तो वहाँ तो क्या है बेसिकली कि रिमोट पे सब PMO को, नरेंद्र मोदी को ध्यान में रहता है, और उनके मार्गदर्शन और गाइडेंस के बिना गुजरात प्रॉपरली चल भी नहीं सकता। जब एक आप पास में सीनियर फ्रेंड, फिलोसफर, गाइड अवेलेबल है, प्राइम मिनिस्टर हैं वो, तो उनका मार्गदर्शन तो मिलता है उनको। तो कुल मिला के क्या है कि बिल्कुल फर्मली और बिल्कुल स्टेबल काम कर रही, वहाँ कोई पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नहीं है। अब ये गिफ्ट सिटी गुजरात की एक नया चमत्कार है। पिछले दिनों वाइब्रेंट सम्मेलन, वाइब्रेंट गुजरात भी हुआ था, सब लोग गए थे वहाँ पे, पहला फिल्म फेस्टिवल भी हुआ। तो गुजरात तो क्या है कि एक तरह से इट इज़ सम सॉर्ट ऑफ ए इम्प्रूव्ड मुंबई। मुंबई की जो कमियां हैं, ट्रैफिक है, भीड़ भाड़ है,
तो गिफ्ट सिटी देखिए आप, ऐसा लगता है आप यूरोप में खड़े हैं कहीं पे जो है। तो एट द एंड ऑफ द डे अपनी सारी प्रोग्रेसिव स्कीम्स के साथ, चाहे वुमेन एम्पावरमेंट की हैं, एग्रीकल्चर की हैं, हेल्थ की हैं, ठीक है, IT की हैं, स्टार्टअप की हैं, गुजरात इज़ डूइंग वेरी वेल एट द मोमेंट। इट्स ए स्टेबल गवर्नमेंट। 2025 उनके लिए अच्छा वर्ष होगा। सर गाए बगाए चाहे दिल्ली हो चाहे राजस्थान हो, और उस पूरे रास्ते में वसुंधरा राजे जी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की चर्चा हो ही जाती है। आप कैसे देखते हैं सर? ये सही है। और पिछले दिनों जो बात चली थी, वो जो गुजरात के हैं संजय जोशी, RSS के सीनियर थे, पहले गुजरात में थे, मतभेद हो गए थे, चले गए बाहर। तो सुना था, चर्चा थी कि शायद भागवत ने उनका नाम दिया है उन दिनों में, जब थोड़ा सा RSS वर्सेस BJP हल्की फुल्की बात आती थी। फिर ये सुना था कि चूंकि उनके नाम पे सहमति नहीं बन पा रही है, जो है वो हार्डकोर अपोनेंट कुछ ऐसे हैं, तो फिर सुना था उस समय कि शायद वसुंधरा राजे के नाम पे कुछ जो है, तो उसके नाम पे सहमति नहीं है, तो इस नाम पे सहमति बन जाए और एक महिला अध्यक्ष को बनाने की बात है, तो या तो सीतारमन को बना दो या इनको बना दो। ऐसी बात आई थी कि शताब्दी वर्ष RSS का, इस बार एक महिला को ट्राई किया जाए। वो बात फिर हरियाणा और महाराष्ट्र में सारा सीन बदल गया, कोई बात नहीं थी। हालांकि जो दूसरा खेमा है उसका कहना था कि ये सब पहले से तय है, कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, एक प्रचार कुछ लोग करते हैं एनी हाउ। तो वो बात वहाँ पे ख़त्म हो गई। उसके बाद फिर अभी कुछ दिन पहले वो चर्चा में फिर इसलिए आई कि प्रधानमंत्री से मिली, तो मुख्यमंत्री कार्यशैली के बारे में उन्होंने कुछ कहा, तो प्रधानमंत्री ने कहा कि देखेंगे। मेन बात थी कि ERCP का जो प्रोजेक्ट है पानी का, उनका कहना था कि पानी कोटा या कहीं चला गया, उधर बूंदी झालावाड़ मुझे पानी नहीं मिल रहा है, तो पानी दिलाया जाए। तो प्रधानमंत्री ने बात की, CM को कहा फिर, और फिर मुख्यमंत्री मिले वसुंधरा राजे से। और बस ये है कि वसुंधरा के कैंप में चूँकि मुलाकात इतनी अच्छी हुई थी और काफ़ी लंबे समय बाद हुई थी और 25-30 मिनट की मुलाकात थी, तो खुद मैडम ये समझ नहीं पाई कि क्या है ये, बस इसी से खुश थी कि मुलाकात बहुत अच्छी हुई। इट वॉज़ वेरी कोर्डियल मीटिंग। तो मुझे जयपुर एयरपोर्ट में मिल गई थी उसके 2 दिन बाद जो है। तो मैंने पूछा, मैंने कहा हुक्म इस मुलाकात में बाकी सब तो ठीक है, एक बात समझ नहीं आ रही कि आपके फ्यूचर रोल को लेके कोई डिस्कस हुआ क्या। तो बहुत कोशिश याद करने की कोशिश की और फिर उन्होंने अंत में माना कि नहीं, स्पेसिफिक ऐसी बात नहीं हुई। तो फिर मुझे एक बड़े आदमी ने कहा, भाई कोई स्पेसिफिक बात कभी नहीं होती है, अच्छी मीटिंग का मतलब होता है कुछ न कुछ अच्छा होने वाला है इस व्यक्ति के साथ। तो फिर जिज्ञासा है कि अच्छा क्या होने वाला है। मंत्रिमंडल में वो जाना नहीं चाहती, राज्यपाल बनना नहीं चाहती, तो अच्छा क्या है, या तो उनके पुत्र को मंत्री बना दो या उनके खुद के लिए अच्छा क्या है। तो ये एक एनिग्मा है, पहेली है एक तरह से जो है। बस रेलेवेंट बात ये है कि बहुत खुश हैं, कार्यकर्ता भी खुश हैं, कार्यकर्ता इतने उत्साहित हैं कि वो कहते हैं अगले चुनाव में टिकट हम बांटेंगे अध्यक्ष बन के, और भजन लाल शर्मा और सबका टिकट भी हम तय करेंगे। तो मन की बातें हैं, लेट देम फील हैप्पी। अपने अपने इमेजिनेशंस हैं, अपनी फैंटेसीज़ हैं, उस साथ लोग जीते हैं। लेकिन मैडम अपने आप में एक पर्सनैलिटी हैं, ये तो सब जानते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। और मैडम क्या है कि मैडम है, वो कुछ भी कह सकती हैं, कुछ भी कर सकती हैं, लोग बुरा नहीं मानते। मैं वो दिलचस्प किस्सा सुनाता हूँ। जब मैं एयरपोर्ट पे बैठा तो कुछ शोर ज़्यादा था थोड़ा सा वहाँ पे VIP रूम में, तो मैं थोड़ा सा बगल वाले सोफे बैठा, तो वो ऐसे बैठी हुई थी, मैं ऐसे बात कर रहा था उनसे। तो मैं क्या कि सरसों का आंवले का तेल लगाता हूँ बालों में, 18वीं सदी का आदमी हूँ मैं फैशन में जो है। तो उनको लगा होगा, उन्होंने कहा क्या है तुम गाँव वालों की तरह सरसों का तेल लगा के आ जाते हो, आंवले का तेल, क्या है तुम बड़े आदमी हो, चैनल चलाते हो, अच्छे रहा करो मेरी तरह। तो मैंने कहा हाँ हुक्म। तो वहाँ OSD बैठी हुई थी उनकी सौम्या, वो हैरान हो गई, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। मैंने कहा कोई नहीं है, मैडम है, मैडम जैसी हैं मैडम वैसी ही हैं, और मैडम हैं, और मैडम कुछ भी कह सकती हैं, कुछ भी कह सकती हैं, कोई उनकी बात का बुरा नहीं मानता है। तो मैडम ऐसे चर्चाओं में रहती हैं, दैट वे जो है। बट शी इज़ ए कैपेबल पर्सन, और हम सब दुआ करते हैं कि उनके जीवन में कोई अच्छे क्षण आए, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। सर तो फिर जो राजस्थान से तीनों केंद्रीय मंत्री हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, अर्जुन राम मेघवाल हैं, भूपेंद्र यादव हैं, तीनों के 2024 का पूरा साल कैसा रहा और आने वाला 2025 का साल कैसा रहेगा, आप कैसा देखते हैं? 1 बाय 1 अगर अपन लें इनमें, चलिए भूपेंद्र यादव से शुरुआत करते हैं। जी भूपेंद्र। तो वो तो देखिए, वो भी जन्मपत्री लिखा के लाए, उनके हाथ में एक रेखा है। कोई चुनाव जिताने पार्टी अगर आपको भेजेगी तो चुनाव नहीं हारोगे। मुझे एक आदमी ने बताया कि शायद 18 चुनाव पिछले 10 साल में उन्होंने, 11 साल में उनको सौंपे गए और सारे जीते उन्होंने। मोटे तौर पर मैंने देखा ही है, गुजरात मैंने देखा है, महाराष्ट्र देखा है,
उड़ीसा देखा है, मध्य प्रदेश देखा है। तो अभी की बात है रिसेंटली जो है, कल जयपुर में थे वो जो है। अब क्या है कि उन्होंने चुनौती थी सबको, नरेंद्र मोदी ने चुनौती दी थी कि राज्यसभा छोड़ो भाई, जनता के बीच जाओ, वहाँ से जीत के आओ। धर्मेंद्र प्रधान भी लड़े, वहाँ से जीत के आए, ये भी लड़े अलवर से, राजस्थान से जीत के आए। तो बहुत कम लोगों को उम्मीद थी कि ये लोग दिल्ली वाले लोग हैं ना, अब अलवर, जयपुर और वहाँ कहाँ बैठेंगे आकर के। हैरानी की बात है, अब हर हफ्ते भूपेंद्र यादव जो है अलवर में होते हैं, लोग भी हैरान होते हैं। कल अलवर से जयपुर पहुँचे, मेरी मुलाकात हुई, मैंने कहा ये तो कमाल है, आपने मिथ तोड़ दिया, ये धारणा तोड़ दी। तो उन्होंने कहा भी जनता के बीच तो रहना है ये, हैं। फिर मुख्यमंत्री से मिलने चले गए, 2 घंटे वहाँ रहे। तो मतलब मेरा कहने का ये है कि भूपेंद्र यादव जो एक बैकरूम बॉय कहा जाता था जिनको, वो एक ग्रास रूट लीडर के रूप में एस्टेब्लिश हो गए पूरी तरह पे 6 महीने में, आप देखिए जाए। और मंत्रालय तो उनका अच्छा काम कर ही रहा है। जो प्राइम मिनिस्टर के मुद्दे हैं, एनवायरनमेंट का मुद्दा है, क्लीन एनर्जी का मुद्दा है, ग्रीन एनर्जी का मुद्दा है, क्लाइमेट चेंज का मुद्दा है, सारे उनके पास हैं दैट वे जो है। और प्राइम मिनिस्टर का बात ये है कि अनइम्पॉर्टेंट मुद्दों को इतना इंपॉर्टेंट बना देते हैं कि मंत्री गौरवान्वित महसूस करता है, अब मैं डील कर रहा हूँ इस मुद्दे को, जिसको अमेरिका डील कर रहा है क्लाइमेट चेंज को, मैं डील कर रहा हूँ उस मुद्दे को दैट वे जो है। तो उनकी परफॉर्मेंस और सब बहुत अच्छा है। और उनको एक सेक्रेटरी मिले हुए हैं तन्मय कुमार, वो काफ़ी समय से उनके साथ हैं, अच्छे अफसर हैं। कि मंत्री की सफलता के लिए ज़रूरी है कि सेक्रेटरी भी अच्छा हो साथ में जो है ये। तो स्टेबल है, अच्छा है। और वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो हमेशा नरेंद्र मोदी की आँख की भाषा को समझते हैं। और उनका मिलोगे इतनी सादगी से रहेंगे कि आपको लगता नहीं कि यार ये वही भूपेंद्र यादव इतने चुनाव जिता के आए हैं और अब पार्टी अध्यक्ष बनने की कतार में उनका नाम आगे चल रहा है। तो इज़ ए मैन टू वॉच जो है। और नेक्स्ट आपने गजेंद्र सिंह शेखावत कहा, जो आपने पिछला जो चुनाव लड़ा गया तो एक तरह से उनका रिहर्सल हो गया था सीएम बनने का, बने नहीं वो अलग विषय है। प्रधानमंत्री ने कहा हमें दिल्ली में बहुत काम करना है, बड़ा मंत्रालय था उनके पास, और पार्टी की चॉइस होती है अलग अलग कारणों से। और एक आम कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री बना दिया गया, एक नया मैसेज देश में गया। वो सुपरहिट एक्सपेरिमेंट था नरेंद्र मोदी का, एक आम कार्यकर्ता को राजस्थान में मुख्यमंत्री बनाने का। एनी हाउ कमिंग बैक टू गजेंद्र सिंह, तो वो एक तो उसमें रहते हैं, लेकिन अभी उनको मंत्रालय दिया है टूरिज़्म और कल्चर जो है। इसमें इतना बिजी हो गए हैं, इतने नए आयाम ढूंढ लिए उन्होंने। उनके दफ्तर में आप जाइए, अलग अलग ग्रुप बना दिए उन्होंने। एक उनके सलाहकार हैं विवेक, वो भी उनको फीड करते हैं कंटेंट जो है। तो इतने ग्रुप बना दिए कि उनके दफ्तर में सुबह से रात तक मीटिंग्स होती हैं कि नए नए क्या आयाम हैं। और नरेंद्र मोदी की स्कीम ऑफ थिंग्स में कल्चर कितना इंपॉर्टेंट है। आप देखिए ये पूरा जो मेला लग रहा है कुंभ का, वहीं से हो रहा है, एक तरह से कोऑर्डिनेट वहीं से हो रहा है। आपका टूरिज़्म आप देख रहे हैं आज देश में क्या स्थिति टूरिज़्म की, कितना काम टूरिज़्म में करना है दैट वे जो है। तो इम्पोर्टेंट मंत्रालय है उनके पास, वो दिन रात उसमें लगे हुए हैं। एक ख़ास बात उनके व्यक्तित्व के बारे में ये है कि जिसके साथ खड़े होते हैं फिर वो ऐलानियाँ खड़े होते हैं दैट वे जो है। और कुछ किस्से चले थे पिछले दिनों, अब वो सब कोर्ट कचहरी से फ्री हो गए हैं, वो एक अलग सब्जेक्ट है। तो अब क्या है कि वो टूरिज़्म और इस काम को इतना आगे बढ़ा रहे हैं कि ट्रैवल की बात आती है तो मुझे ऐसा लगता है कि कंट्री में इस समय वन ऑफ द मोस्ट ट्रैवल्ड मिनिस्टर जो है ना वही हैं। वो एक पाँव उनका बाड़मेर में होता है, दूसरा पान कालीकट में होता है, अभी केरल में है तो फिर भोपाल में देखेंगे आपको दैट इज है। और डिस्टेंसेज आर साइकोलॉजिकल। किसी मंत्री ने अगर ये समझ लिया ना डिस्टेंस आर साइकोलॉजिकल तो सक्सेस है वो मिनिस्टर जिसे आप कहते हैं। और रिश्ते निभाने की बात आती, चूँकि अपन वो पर्सनल कर रहे हैं, तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैं, उनके ब्रदर डेथ हो गई थी, उनसे इनकी दोस्ती थी शेख गजेंद्र सिंह की जो है। तो पता लगा ये किसी और इलाके में थे, तो 2-3 चार्टर फ्लाइटें छोड़ छाड़ के इधर से उधर से यहाँ वहाँ से वहाँ पहुँचे। रिश्ते निभाना व्यक्ति का जो गुण होता है दैट वे जो है। तो परफॉर्मेंस भी अच्छी है एज ह्यूमन बीइंग जिसे अपन कहते हैं। अब ठीक है, अशोक गहलोत एंड गजेंद्र सिंह आर पोल्स अपार्ट, हर आदमी का अपना पर्सनैलिटी। अशोक गहलोत के अपने गुण हैं, इनके अपने गुण हैं दैट वे जो है। तीसरा आपने कहा अर्जुन मेघवाल, वो लोकतंत्र का दूसरा चमत्कार हैं अर्जुन मेघवाल। आप देखिए 2016 से मंत्री हैं और अब देखिए कितना बड़ा मंत्रालय उनको एमएस होते हुए दे दिया, कानून मंत्रालय। और देखिए उनकी जन्मपत्री, जो नरेंद्र मोदी को यश, अमित शाह को यश मिलेगा 100 साल बाद भी कि, और ओम बिरला के टाइम में पेश हुआ उसको यश मिलेगा कि एक देश एक चुनाव का जो बना नैरेटिव और जो कानून आया है, उस समय कानून मंत्री कौन थे? अर्जुन मेघवाल राजस्थान के हैं। और वो बिल जहाँ तक मुझे लगता है अमित शाह को पेश करना था स्टेटस के हिसाब से, लेकिन प्रधानमंत्री और अमित शाह ने चुना मेघवाल को। ये मेघवाल के जीवन का सबसे बड़ा क्षण रहा होगा मेरे ख्याल से, उस बिल को पेश करना। और कितनी शालीनता से ओम बिरला के उसमें स्पीकर के सामने वो बिल जो है ना एक्सेप्ट हुआ वहाँ पे जो है, फिर वो जेपीसी में चला गया दैट वे जो है।
तो ये दूसरे चमत्कार हैं। और एक बात जो आपने कहा कि मेघवाल जो है ना, ही इज़ ए डिसिप्लिन फुट सोल्जर ऑफ नरेंद्र मोदी। तो सब अच्छे हैं इसमें, सब अच्छा काम कर रहे हैं दैट वे जो है। और इस नए साल में जो है हम सभी के लिए ये शुभकामना करते हैं कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और अच्छा काम करें, अपने प्रदेश को और आगे बढ़ाएं। सर, अमेरिका में रहने वाले और आने वाले जो अप्रवासी भारतीय हैं उनके लिए H1B वीज़ा का विरोध करने वाले ट्रंप ने एकदम से यू टर्न ले लिया है, तो अचानक ये हृदय परिवर्तन उनका कैसे? क्योंकि इसका नाम है ट्रंप, वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन बहुत अच्छी खबर है, एक पॉजिटिव स्टेप है। और इसीलिए कहते हैं हर मंत्री व्यक्ति के जीवन में सलाहकार का कितना महत्व होता है, इस घटना से पता लगता है। अब वो जो दूसरे सलाहकार हैं आपके इलॉन मस्क, हाँ ठीक, तो वो चूँकि उनके सलाहकार बने हैं अब वहाँ पे जो है, तो सलाहकार बनते उन्होंने एडवाइस किया उनको कि आपका स्टेप गलत है। ये वीज़ा के जो लोग आते हैं ये तो अपने लिए काम करते हैं, अपनी इकॉनमी को बनाते हैं। तो उनका हृदय बदला, उन्होंने बयान जारी किया कि मैं इनके पक्ष में हूँ और मैं इनको चाहता हूँ, इसीलिए अमेरिका में हैं ये। तो बड़ी सुखद खबर है भारत के लिए, एक स्पेशली भारत के लिए, ये जो उनका माइंड यू टर्न हुआ है दैट वे जो है, तो एक अच्छी प्रयास है। और यू टर्न जो हुआ है एक अच्छे के लिए हुआ है और इसकी सराहना की जानी चाहिए जो है। सर, 2025 में क्या आगे चलकर भारत और अमेरिका AI में ग्लोबल लीडर्स होंगे? बिल्कुल हो सकते हैं, इसलिए हो सकते हैं एक इंटरनेशनल जो कम्युनिकेटर हैं और जो कोऑर्डिनेटर हैं इंटरनेशनल ब्रिटिश में हैं, उन्होंने कहा है कि ये इसी सदी में होगा, इसी दशक में होगा, मतलब अगले 10 साल के अंदर जो है ना AI के अंदर अमेरिका। और ये क्यों होंगे, उसने कारण कहा है इनका कि इन दोनों कंट्रीज़ में क्या है, इनोवेशन जो है ना और एंटरप्रेन्योरशिप वो बहुत ज़बरदस्त है। और नरेंद्र मोदी की जो समझ है वो 21वीं सदी के प्रधानमंत्री की है। और मैं खुद इस बात को मानता हूँ कि नरेंद्र मोदी दूसरे प्रधानमंत्रियों की तुलना में आज 21वीं सदी के प्रधानमंत्री हैं। वो भारत में रहते हैं, भारत के प्रधानमंत्री हैं, उनका मन दिमाग स्ट्रैटेजी यूरोप जैसी है, अमेरिका जैसी है, टॉप जिसे कहते हैं ना, मतलब टेक्नोलॉजी के साथ। क्या था, 11 साल पहले मुख्यमंत्री थे ना, मैंने कितने मुख्यमंत्री देखे हैं। कोई सोचता है टेक्नोलॉजी के बारे में, कोई सोचता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, कोई सोचता है टेक्नोलॉजी के बारे में, कोई सोचता है स्टार्टअप के बारे में। नहीं, ये वहाँ भी सोचते थे अहमदाबाद में, और यहाँ के बड़ा प्लेटफार्म मिला है। तो आपने ख़ास बात देखी होगी कि पॉलिटिशियन ज़रूर हैं, वो जनता के हृदय सम्राट कहो या पॉपुलर हैं, वो एक अलग विषय है, ठीक है। लेकिन एट द सेम टाइम क्या है, ही इज़ हाईली क्वालिफाइड एंड टेक्निकली साउंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। आप ये देखिए, तो इसी बात को देखते हुए कहा जा रहा है ये कि अमेरिका और नरेंद्र मोदी मिलके इस दशक के अंदर 1 या 2 दशक में आगे चल के है ना, दिल बी द बेस्ट प्लेयर, दिल बी नंबर 1। ये इसलिए कहा गया है क्योंकि नरेंद्र मोदी की जो रुचि है वो टेक्नोलॉजी में है। आज अगले साल का जो प्लान बनाया है नरेंद्र मोदी का, मैंने कहीं पढ़ा उसको, आप देखें आपको ऐसा लगेगा अमेरिकन प्रेसिडेंट का प्लान है। इतना एडवांस प्लान है, इतना टेक्निकल साउंड प्लान है वो जो है। सो दिस इज़ गुड। सर, अंतिम सवाल, क्या 2025 में युद्ध विराम हो सकेगा ईरान, इजराइल और साथ ही यूक्रेन और रूस के बीच में? वो मैंने पहले आपसे कहा कि रूस और यूक्रेन में तो मेरा मानना है कि निश्चित तौर पे होगा। अक्टूबर से पहले हो जाना चाहिए, अगले 7-8 महीने के अंदर। और उसमें मेजर प्लेयर एक नरेंद्र मोदी होंगे निश्चित तौर पे, बिकॉज द इक्वेशन विच ही हैज़ विद पुतिन इवन अमेरिका डजंट हैव, तो इनका रोल रहेगा वहाँ पे। दूसरी बात जो आपका है इजराइल और ईरान वाला, वो होगा, टाइम लग सकता है उसमें। उसका रीज़न क्या है, इजराइल बहुत ज़िद्दी किस्म का है राष्ट्र, लेकिन अमेरिका के नियंत्रण में है। चूँकि अमेरिका के सामने चुनौती ये है कि इन दोनों को फंडिंग नहीं कर सकता वो, न तो यूक्रेन को फंडिंग कर सकता है, न इसको इजराइल को फंडिंग कर सकता है अमेरिका। साधन सीमित हैं, युद्ध के जो खर्चे हैं उससे इकॉनमी नहीं चल सकती। और ट्रंप बेसिकली क्या है, डेवलपमेंट ओरिएंटेड व्यक्ति हैं, डेवलपमेंट ओरिएंटेड माइंड हैं। इसलिए ये माना जा रहा है कि जो आर्थिक कठिनाइयाँ हैं, जो इकॉनमी की सिचुएशन है कि लंबे समय तक वॉर को अफोर्ड नहीं किया जा सकता, ठीक। तो ये दोनों में पॉजिटिव प्रोग्रेस होगी, ये अक्टूबर तक हो जाएगा मेरे ख्याल से। और इसमें भी युद्ध विराम तो इजराइल और ईरान के बीच में आप मान लीजिए उसके 2 कारण होंगे। एक तो इजराइल ने पीटा बहुत है ईरान को, और ईरान मन में डरा हुआ है उससे कि पता नहीं फिर किसको पीट दे आकर के हमारे यहाँ घर के अंदर आकर के, दैट जो है। उधर से अमेरिका का प्रेशर है।
I think we will have a good news by the end of 2025 on this front, ऐसा लगता है. So we all expect the good news by the end of 2024 and ahead of 2025. और क्योंकि द जेसी शो में हम सरकारों के स्ट्राइक रेट की बहुत चर्चा करते हैं, लेकिन क्योंकि आज का शो प्रेडिक्शंस पर है, तो आपके शो के जो प्रेडिक्शंस रहते हैं उनका स्ट्राइक रेट 2025 में और ज़्यादा बेहतर रहे, इस बात की उम्मीद करते हैं. आपके लिए 2025 बहुत अच्छा रहे, आपके लिए अच्छा है तो हमारे लिए 2025 बहुत अच्छा रहेगा, और साथ ही तमाम दर्शकों के लिए भी 2025 आने वाला साल बहुत शानदार रहे, इसी बात की उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि आज का द जेसी शो इस साल का अंतिम एपिसोड है. बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, द जेसी शो में आप हिस्सा बने और 2025 के लिए तमाम प्रेडिक्शंस आपने सामने रखे, और इसी तरीके से न सिर्फ सोशल मीडिया पर बल्कि हर जगह भारत 24 और द जेसी शो को आप आने वाले साल में भी इसी तरीके से प्यार देते रहिए. थैंक यू सो मच सर. बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी दर्शकों का हमारे साथ जुड़ने के लिए.